अध्याय 1641 धर्मपथ। डेविस की कथित मौत को 8 महीने पहले ही बीत चुके हैं। इस समय वो पीक लेवल किंग सोल स्टेज पर था और तेजी से एम्परा सोल स्टेज के करीब पहुंचने की राह पर था। दूसरी ओर 4 महान धार्मिक संप्रदाय दुष्ट रास्ते से लड़ने के लिए अपने विशेषज्ञों और ताकतवरों को भेजने के साथ और अधिक सक्रिय हो रहे थे, जो क्षेत्रीय कोहरे के माध्यम से अंदर घुस गए थे और दुनिया भर से संसाधनों को खोजकर, इकट्ठा करके और लूटकर आने वाली आपदा के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आवश्यकता को महसूस करते हुए कुछ शक्तियों ने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए अपने स्पिरिट स्टोन वेन स्रोतों का उपयोग करने का भी निर्णय लिया। उनमें से कुछ पकड़े गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें थोड़ी सी सजा देकर छोड़ दिया गया, जिसके कारण स्पिरिट स्टोन वेन सोर्सेज को भी लूटे जा सकने वाले संसाधनों की सूची में जोड़ा गया। इसलिए इस समय धर्म मार्ग की शक्तियों के बीच कई विवाद योजनाएं चल रही थीं। समग्र स्थिति को देखते हुए बड़े आकार और मध्यम आकार के क्षेत्र के आधिपत्य अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने जल्द ही उन पर आने वाली आपदा से उबरने के लिए मिलकर काम किया था। उनके विपरीत केवल वे शक्तियां जिन्हें आने वाली चुनौती को चुनौती देने में थोड़ा भी भरोसा नहीं था, वे डर गईं, क्योंकि उन्होंने योजना बनाना और दूसरों से संसाधनों को लूटना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण स्थिति में लौटने से पहले कुछ क्षणों के लिए अराजकता फैल गई। ये हर दिन बदलता रहा, जिससे कई शक्तियां अपने भविष्य के बारे में असुरक्षित और चिंतित महसूस करने लगीं, इसलिए उन्हें बचाने और लूटने के चक्कर में डाल दिया और अराजक चक्र को बार बार दोहराया। 4 महान धर्मी संप्रदायों ने 9 पश्चिमी क्षेत्रों के अलावा अन्य शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया। वे पहले से ही एक विशाल संरचना का निर्माण शुरू कर रहे थे, जो ट्वाइलाइट फिजिशियन हॉल टेरिटरी में लाखों कृषकों की मेजबानी कर सकती थी, जहां ये सभी तरफ से धर्मी शक्तियों से घिरा हुआ था। मौत के इस सम्राट ने आपदा के स्रोत को पकड़ने की हमारी सभी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। वो कहाँ से आया? हेक्स दानव भी। वो बहुत शक्तिशाली है, मेरे जितनी ही शक्तिशाली। मुझे आशा है कि उनके जैसे पात्र इस अशांत समय में दिखाई नहीं देंगे। गोरे और सुंदर रंग वाला एक आदमी बोला। उसके पास सुनहरे बाल और शानदार नीलमणि रंग की पोशाक थी, जो एक निश्चित प्रकार की राजसी आभा बिखेरती हुई प्रतीत होती थी। यदि किसी के पास मूल्यांकन करने वाली आंखें हों, तो वे देख सकते हैं कि यह एक पीक लेवल सम्राट ग्रेड रोब था, जो पीक लेवल मार्शल ओवरलॉर्ड के हमलों से भी बचाव कर सकता था। वो 3 अन्य लोगों के साथ एक विस्तृत गोल मेज पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि इस हॉल में उनके साथ चल रही चर्चा चल रही थी, जो कि 52 टेरिटरीज पर कहीं स्थित था। वे सभी अपनी अपनी अनूठी वेशभूषा में और गरिमापूर्ण भव्यता से भरे हुए लग रहे थे, जबकि उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ी भव्यता भी थी। आप ऐसा नहीं कह सकते, विशाल आकाश सम्राट। एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जिसके कंधे पर सुनहरे रोए थे, बोला। वो काफी युवा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी गहरी, मांसल और कानों को भाने वाली थी। मौत के सम्राट ने भले ही उन आधिपत्यों को मार डाला हो, लेकिन हमारे कौशल के साथ हम अभी भी उन शक्तियों को मजबूती से खड़ा रखने में कामयाब रहे हैं। चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं और भविष्यवाणी में कोई विचलन नहीं है। क्या ये सही नहीं है, कार्मिक संरक्षक सम्राट? सच है, एक अन्य सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति शांत और शिष्ट थी, बोला। मैंडेट सम्राट जो कह रहा है वह स्वर्ग के अनुरूप है। इसमें बहुत अधिक विचलन नहीं है, जिससे मैं यह मान रहा हूं कि इस आपदा का स्रोत अभी भी 9 पश्चिमी क्षेत्रों की युवा विशेषज्ञ प्रतियोगिता में दिखाई देना चाहिए, भले ही मौत के सम्राट ने कुछ भी किया हो। चीजों की भव्य योजना में उसके कार्य एक लहर के अलावा और कुछ नहीं थे, जो भाग्य की पकड़ को हिलाने में असमर्थ थे। उसके पास युवा सफेद बाल थे, जो उसकी कमर तक स्वतंत्र रूप से लहराते थे, जिससे वह अमर जैसा प्रतीत होता था, जबकि उसके शब्दों को इतनी गंभीरता से लिया जाता था कि अन्य 3 गंभीरता से अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाते थे। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। यदि केवल थोड़ा सा विचलन है,
तो हमारी विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना संभव होना चाहिए, नहीं। मुझे यकीन है कि हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिभाओं के बीच विभाजन पैदा कर सकते हैं। कार्मिक संरक्षक सम्राट। एक बैंगनी बालों वाला युवक उदासीन स्वर में बोला, यह इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टारनोवा सम्राट के पास एक बिंदु है। यदि स्रोत ने अपने भाग्य पथ के प्रक्षेपवक्र को नहीं बदला है, तो हमारे अपने विशिष्ट प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। कार्मिक संरक्षक सम्राट ने अपने सफ़ेद बालों को ब्रश करते हुए सिर हिलाया जबकि स्टारनोवा सम्राट प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। हालांकि नई पीढ़ी की हमारी विशिष्ट प्रतिभाएं पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं या आपदा प्रकाश की आगामी आपदा से निपटने के लिए 9वें चरण में प्रवेश करने के लिए खुद को एकांत में रख चुकी हैं। उसने अपनी शानदार ढंग से डिज़ाइन की गई काली चमक वाली आस्तीन, जो हल्की सी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, को झटकते हुए कंधे उचकाए। क्या वे अज्ञानी लोग उन्हें युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के रूप में भी देख पाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशाल आकाश सम्राट ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, कम से कम मौत के सम्राट के कार्यों ने हमें यह एहसास कराया कि स्रोत अराजकता के बाद भी अपना मन नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्रोत चाहे जो भी हो, वह इस बिंदु पर हमसे डरता नहीं है। बाकी लोग सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये चारों कोई और नहीं बल्कि 4 महान धर्मी संप्रदायों के नेता थे। विशाल आकाश सम्राट पैलेस के विशाल आकाश सम्राट, हेवन गैजिंग संप्रदाय के कार्मिक संरक्षक सम्राट, हेवन मैंडेट टेम्पल के मैंडेट सम्राट और एस्ट्रल लाइट संप्रदाय के स्टारनोवा सम्राट। इन चारों ने मिलकर वर्तमान युग में धर्म मार्ग पर शासन किया। तब ये स्पष्ट हो जाता है। स्टारनोवा सम्राट ने अपने शैतानी रूप से सुंदर चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हमारे कुलीन वर्ग भी 9 पश्चिमी क्षेत्रों के युवा विशेषज्ञ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। शायद अगर वे जीवित रहने में कामयाब रहे तो भविष्य में आपदा आने पर वे हमसे भी आगे निकल सकते हैं। आखिरकार किसी खतरे से बचने का मतलब ज्यादातर समय मजबूत होना होता है। बाकी तीनों ने लापरवाही से सिर हिलाया, जिससे मामला खत्म हो गया। क्या फोस्केन फीनिक्स क्षेत्र की कुंजी के बारे में कोई खबर है? कार्मिक संरक्षक सम्राट ने पूछा। उसकी शांत अभिव्यक्ति उत्सुक हो गई। अर्थ ड्रैगन क्वीन इसाबेला अभी भी समय की प्रतीक्षा में है। वास्ट स्काई सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ओर से कोई विशिष्ट या संदिग्ध गतिविधियां नहीं हैं क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड स्ट्रीम सिटी में रहती है और कहीं और नहीं देखी जाती है, जो भ्रमित करने वाली है लेकिन समझने योग्य भी है, ये देखते हुए कि वह अपने दिवंगत पति के लिए शोक मना रही है। अगर वह नहीं है, तो क्या वह संभवतः इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही होगी? जनादेश सम्राट मदद नहीं कर सका, लेकिन विशाल आकाश सम्राट पर संदेहपूर्ण दृष्टि डाली, जिसे बाद में हंसा दिया गया। ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसे दुष्ट भेड़िए के साथ कई बार देखा गया था। जहां तक मैं देख सकता हूं, मृत्यु के दिवंगत सम्राट के अलावा केवल वही उस दुष्ट भेड़िए को नियंत्रित कर सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसे अपने पक्ष में शामिल करने का प्रयास करें। न केवल वह आपदा प्रकाश के खिलाफ लड़ने में एक बड़ी संपत्ति होगी, बल्कि वह हमारे रूप में अमर चरण में प्रवेश करने में भी सक्षम है। क्या यह आपदा प्रकाश हमारे लिए आया है? जनादेश सम्राट ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या हमें यहाँ एक सफल प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो संभवतः यह इसके लायक नहीं है। स्टारनोवा सम्राट ने कंधे उचकाए। इसके विपरीत, हमारे पास इस आपदा प्रकाश से बचने और सही शासकों के रूप में अपना जीवन जीना जारी रखने की अधिक संभावना हो सकती है। हर कोई जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। फिर भी उसकी अर्थ ड्रैगन क्वीन इसाबेला को जवाब देने के लिए केवल 4 महीने बचे हैं। चूंकि आप सभी चिंतित हैं, मैं उससे मिलने जाऊंगा। विशाल आकाश सम्राट खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से भरी थी। आप काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। यदि आप उस सुंदरता के साथ प्रेमालाप करने में सफल हो जाते हैं, जबकि वह अभी भी कमजोर लेकिन आक्रामक है, तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। बोलते समय स्टारनोवा सम्राट भी खड़ा हो गया।
और जाने के लिए तैयार लग रहा था, जबकि कार्मिक संरक्षक सम्राट और जनादेश सम्राट ने भी उसका अनुसरण किया। ये विशाल आकाश सम्राट केवल मुस्कुराया और चला गया। आप सबके बारे में क्या? स्टारनोवा सम्राट ने दूसरों की ओर देखा। क्या आप दोनों को कोई दिलचस्पी नहीं है? मुझे दिलचस्पी है, लेकिन अगर मैं और वास्ट स्काई सम्राट इस जंक्शन पर लड़ते हैं तो हमारे बचने की संभावना कम है। जनादेश सम्राट ने अपना सिर हिलाया, लेकिन दूसरी ओर कार्मिक संरक्षक सम्राट केवल मुस्कुराया। हालांकि स्टारनोवा सम्राट ने हंसते हुए कहा, तब जब वास्ट स्काई सम्राट उसके साथ प्रेमालाप करने में विफल हो जाता है और इसके बदले में उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तो मैं पहल करूंगा। उस समय तुम दोनों मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे, ठीक है? स्टारनोवा सम्राट, आप हम सब में सबसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम बूढ़े लोग इस अवसर को जाने देंगे, तो यह आपकी मूर्खता होगी। हम केवल यह नहीं चाहते कि अंदरूनी कलह हो, इसलिए इसे सहमति समझने की गलती न करें। जनादेश सम्राट केवल मुस्कुराया, जिससे मुस्कुराने से पहले स्टारनोवा सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। भगवान, अंदाजा लगाए कि यह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल बनिंग फीनिक्स रिज सैक्ट मास्टर की लिविसिया ग्लोरियस पिल पैलेस की पिल महारानी फराह लेनेट के पास जा सकता है, इससे पहले कि कोई उनका और इस आगामी संकट का फायदा उठाए। कार्मिक संरक्षक सम्राट और जनादेश सम्राट ने हताशा में अपना सिर हिला दिया। इन दोनों सुंदरियों की अत्यधिक मांग थी और कई शक्तियां उन्हें आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण भेज रही थीं। हालांकि यदि स्टारनोवा सम्राट को उन दोनों पर कोई कदम उठाना था, तो यह ऐसा होगा जैसे सम्राट एक सामान्य व्यक्ति को धमकाने के लिए आ रहा है कि वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन इन तथाकथित सामान्य लोगों के लिए खेद महसूस कर सकते हैं जो उच्च स्तरीय 9वें चरण के पावरहाउस हैं। कौन महान महिला एक सच्चे सम्राट के साथ रहने का सपना नहीं देखेगी? अध्याय 1642 विशाल आकाश सम्राट की यात्रा। सभा स्थल के बाहर विशाल आकाश सम्राट प्रकट हुआ। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा, अंदर कदम रखते ही एक स्थानिक सुरंग सीधे उसके सामने दिखाई दी, और जब वह बाहर निकला तो वह पहले से ही एक टेरिटरी गेट के सामने था। उसने टेरिटरी गेट को पार किया और अगले टेरिटरी में प्रवेश किया, इससे पहले कि उसमें से सार ऊर्जा एकत्र हो जाए। एक बार फिर से एक स्थानिक सुरंग बनाई, जिसके बाद वह फिर से कुछ कदम आगे बढ़ा, गायब हो गया और अगले टेरिटरी गेट पर फिर से प्रकट हुआ। इस तरह विशाल आकाश सम्राट ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक गति से यात्रा करने के लिए किया, पूरे समय आगे बढ़ते हुए जैसे कि वह केवल एक पार्क में टहल रहा हो। जल्द ही वो कुछ क्षेत्रों को पार करने के बाद अलस्ट्रीम फैमिली टेरिटरी में पहुंच गया, और जब वह अलस्ट्रीम फैमिली टेरिटरी और त्रिपक्षीय गठबंधन टेरिटरी को जोड़ने वाले टेरिटरी गेट के पास दिखाई दिया, तो वह तेजी से रुक गया क्योंकि उसने दुष्ट दुनिया को अपने सामने अचानक से देखा। इसकी घातक ऊर्जा चारों ओर घूम रही थी, जबकि इसने उसके नुकीले दांतों को उसकी ओर रोक दिया था। आप क्या चाहते हैं? नादिया की आवाज़ गूंज उठी, जिससे विशाल आकाश सम्राट को उससे थोड़ा खतरा महसूस हुआ, वही खतरा जिसे उसने एक बार महसूस किया था जिसने उन सभी को इसाबेला पर कोई कदम उठाने से रोक दिया था। सच तो यह है कि उन सभी को यह विश्वास था कि यदि वे चारों एक साथ हमला करेंगे तो वे इस भेड़िए को मार गिरा सकते हैं। हालांकि समस्या ये थी कि वहां 2 भेड़िए थे जो उन्हें बुरी तरह कुचल रहे थे। इसके अलावा वे इसाबेला नामक एक महिला को पाना चाहते थे जिसके पास अमर रक्त था। यदि उनके साथ उनका कोई बच्चा होता तो वे उनसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली विरासत को जन्म देते। उस नोट पर वे, जिनके पास कभी भी कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, ये देखने में सक्षम थे कि वह शादीशुदा थी और उन्होंने अपनी पवित्रता खो दी क्योंकि उन्हें विरासत की ज़रूरत थी। मैं अर्थ ड्रैगन क्वीन इसाबेला से मिलने और ये देखने आया हूँ कि वह ठीक है या नहीं। चला गया। जब तक बुलाया न जाए आपका स्वागत नहीं है। नादिया ने अपना पंजा लहराते हुए गुर्राया। उसका पंजा हवा को चीरते हुए एक घातक पीली रोशनी से चमक रहा था, जिससे पिचकाली ऊर्जा की एक घातक लहर फैल गई जो विशाल आकाश सम्राट की ओर दौड़ रही थी। इस मूर्ख भेड़िए की आक्रामकता पर विशाल आकाश सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई।
उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया, जबकि उसकी स्थानिक ऊर्जा उसकी हथेलियों से बाहर निकली, जिससे एक अदृश्य दबाव बना जो आंखों के लिए अदृश्य था जब उसने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तारांकन क्रैक। तारांकन अंतरिक्ष दबाव में बिखरने से पहले ही टूट गया, जिससे उस पर आने वाली अधिकांश मृत्यु ऊर्जा तरंग शून्य में चली गई। हालांकि कटती हुई मृत्यु ऊर्जा का एक हिस्सा अंतरिक्ष के ताने बाने से टूटकर उसकी ओर आ गया। तारांकन धमाके। तारांकन विशाल आकाश सम्राट ने अपने दांत भींचे और मुक्का मारा। इस हमले में अपनी सार ऊर्जा और मार्शल ऊर्जा दोनों को जारी करते हुए उसकी मुट्ठी से स्थानिक शक्ति फूट पड़ी। इसने नादिया की मृत्यु ऊर्जा के बचे हुए हिस्से को कुशलतापूर्वक साफ कर दिया, लेकिन उसकी भौहें तन गईं, जिससे वह थोड़ा सदमे में रह गया। ये भेड़िया पिछली बार से कुछ ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। उसने इस भेड़िए को कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इसमें अभी भी विकास की संभावना थी। वह देख सकता था कि यह सिर्फ मिड लेवल एम्परा बीस्ट स्टेज किंग टियर मैजिकल बीस्ट था, लेकिन इसकी ताकत वास्तव में उसके पास पहुंच गई। यदि स्थानिक ताने बाने के कारण उनके हमलों को सहन करने में असमर्थ होने के कारण उसे लाभ नहीं होता, तो भी वह इसे अकेले ही नष्ट करने में आश्वस्त महसूस नहीं करता। दुनिया जानती थी कि मैंडेट सम्राट सबसे मजबूत मानव कृषक था, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते थे कि वह विशाल आकाश सम्राट मैंडेट सम्राट के बराबर था। यदि वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो यह अज्ञात था कि कौन जीतेगा। फिर भी यह जादुई जानवर मध्य स्तर के सम्राट जानवर स्टेज जादुई जानवर होने के साथ साथ लगभग उनसे मेल खाता था। मुझे इसाबेला को पाना ही होगा और उसके माध्यम से इस शानदार जादुई जानवर पर नियंत्रण भी हासिल करना होगा, चाहे कुछ भी हो। तारांकन विज। तारांकन। इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ाता, उसकी आंखें एक लालची रोशनी से चमक उठीं। वह अपनी अत्यधिक स्थानिक ऊर्जा के साथ इस दुष्ट भेड़िए को दबाना चाहता था, तभी उसकी आंखें अचानक झपकीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने दूर से आ रही सुंदरता को देखा। रुको। उद्धरण चिन्ह। नादिया दोबारा हमला करने ही वाली थी कि उसे इसाबेला की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह हवा में 2 कदम पीछे चली, उसके उभरे हुए पंजे नीचे झुक गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने वास्तव में इसाबेला और केवल उसकी बात सुनी हो। इसाबेला कम से कम सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, लेकिन वह अपनी अत्यधिक गति के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और नादिया के पास रुक गई। उसने अपना हाथ उठाया और नादिया के बालों को ब्रश किया, जैसे कि नादिया को शांत करने के लिए, इससे पहले कि वह विशाल आकाश सम्राट की ओर देखने लगे। इसका मतलब क्या है? मैंने तुम्हें सब बताया था कि मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करना शत्रुता दिखाने के समान है, नहीं? उसकी सुरीली आवाज गूंज रही थी, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा था। मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित था, अर्थ ड्रैगन क्वीन। विशाल आकाश सम्राट ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वह उसे वापस ले लेता, उसने दूर देखते हुए अपने सुनहरे बालों को हल्के से ब्रश किया। लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वास्तव में ऐसा नहीं है। अब चले जाओ। इसाबेला के ठंडे शब्दों को सुनकर विशाल आकाश सम्राट की अभिव्यक्ति लगभग हिल गई। क्या इस समय उसे जटिल दृष्टि से उसकी ओर नहीं देखना चाहिए था? कितनी मोटी दीवार है। हालांकि उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस महिला की सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आपने हमें यह वचन दिया था कि आप छोड़े गए फीनिक्स क्षेत्र की चाबी देंगे, इसलिए हम इस जगह से दूर रहे। आपका रंग अच्छा है और ऐसा लगता है कि आपने अपने दिवंगत पति के लिए शोक मनाना समाप्त कर दिया है, तो क्या हमें वह चाबी मिल सकती है? इसाबेला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह इतनी स्पष्ट थी? दरअसल डेविस के पुनरुद्धार से पहले और उसके पुनरुद्धार के बाद उसके चेहरे के भावों में काफी अंतर था। उसकी आंखें अब सुस्त नहीं थीं और उसके चेहरे पर स्वस्थ रंग देखा जा सकता था। कहा जा सकता है कि वह दुखी होने का अभिनय करना भूल गईं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। क्या मैंने 1 साल नहीं कहा?
आपने किया और हम सहमत हुए। विशाल आकाश सम्राट ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि मैं पृथ्वी ड्रैगन रानी से पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ। आपदा प्रकाश से आपदा जल्द ही हम पर होगी। हमें अपनी सेनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, और फायर फीनिक्स की अमर विरासत प्राप्त करने के अलावा और क्या अच्छा तरीका है। तुम जितनी देर करोगे, हमारे जीवित रहने की संभावना उतनी ही कम होगी। और मैं उसने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ उसे देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कष्ट हो, इसाबेला। तुम जितना सोचती हो उससे अधिक खुशी की हकदार हो। इसाबेला की भौहें तन गईं और वह आश्चर्यचकित रह गई। आप कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि मुझे कष्ट हो। विशाल आकाश सम्राट 2 बार सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कष्ट हो। जितना अधिक तुम अपने दिवंगत पति के बारे में सोचोगी, उतना अधिक तुम शोक मनाओगी। मैं तुम्हारी जैसी सुंदर और शक्तिशाली महिला को अकेले कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। यदि तुम वास्तव में खुश रहना चाहते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस आदमी को जीवन में अपना सहारा बनने दो। मैं तुम्हें संजोना चाहता हूँ, इसाबेला। इस समय वातावरण में सन्नाटा छा गया जब विशाल आकाश सम्राट ने अपनी बात कही और ईमानदार देखे, उनकी अभिव्यक्ति शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इसाबेला और नादिया ने अपने होंठ मुड़ने से पहले एक दूसरे को देखा। फफ आहा उद्धरण चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल आकाश सम्राट उनकी हंसी सुनकर दंग रह गए। यहाँ तक कि दुष्ट भेड़िया भी हंस रहा था, जिससे वह हक्का बक्का हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक विकृत हो गई क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। बहुत ही हास्यास्पद है। इसाबेला की हंसी खत्म हो गई, उसके बाद नादिया की हंसी खत्म हो गई। पहला उसे ठंडी नज़र से देखता हुआ दिखाई दिया। मैंने शादी कर ली है और इस जन्म में अपने पति के प्रति वफादार रहने की कसम खाई है। मैं भले ही विधवा हो जाऊं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में ऐसे ही आ सकती हो और खुशी दे सकती हो जैसे कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है? इसाबेला, तुम्हें ये समझ नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ। विशाल आकाश सम्राट ने अपनी आस्तीनें झटकी और अपना सिर हिलाया, लेकिन वह बाधित हो गया। मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। तुम खुद को धर्मी मार्ग का नेता कहते हो, और फिर भी तुम एक विवाहित महिला के पीछे जा रहे हो जो अपने पति की मृत्यु के बाद असुरक्षित है। विशाल कचरा सम्राट, तुमसे अधिक घृणित और बेशर्म कोई नहीं है। इसाबेला की अभिव्यक्ति गुस्से में बदल गई क्योंकि उसने उसे उदासीनता से देखा। आप घटिया हो। विशाल आकाश सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन वह हिलती रही क्योंकि उसे मिले अपमान से वह लगभग विकृत हो गई थी। अपने हजारों साल के जीवन में उन्हें एक बार भी किसी महिला से इस तरह का अपमान नहीं मिला था। अध्याय 1643 मत करो। डेविस सोल पैलेस की लाइब्रेरी में हवा में क्रॉस लेग करके बैठा था। एक सुंदरी के साथ होने के बावजूद, जो कम महत्वपूर्ण रूप से उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्सुक थी, उसके सभी विचार साइड में मौजूद किताबों, बुकशेल्फ पर और उस सामग्री पर थे जिसे वह वर्तमान में पचा रहा है। थ्री लोट्स, जो उसके पीछे था, भी पुस्तकालय से सीख रहा था। आमतौर पर शिष्यों को यहाँ प्रति माह 1 घंटे से अधिक की अनुमति नहीं दी जाती थी, और फिर भी वे क्या पढ़ सकते थे और क्या नहीं, इसकी सीमा अभी भी थी क्योंकि पहुंच के स्तर पर विभिन्न अंतर और ग्रेड लगाए गए थे। यहाँ तक कि सोल किंग्स भी अपवाद नहीं थे, हालांकि उनके पास अधिक किताबें देखने के लिए अधिक समय और स्थिति थी। लेकिन इस समय, इस असाधारण संत के साथ, ये कहा जा सकता है कि उसने सभी पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त कर ली है, जिससे वह अंदर से आनंदित हो गई है। हालांकि उसने फिर भी उसके साथ किसी तरह की जान पहचान बनाने की कोशिश की, जैसे किताब लेने के लिए झुकना, हल्के से अपने उभार दिखाना। फिर भी उनमें से किसी को भी काम न करते देख वह वास्तव में असंतुष्ट थी और उसने तुरंत अपनी आत्मिक समझ के साथ किताबें पढ़ना छोड़ दिया। इस समय डेविस की आंखें खुली रह गईं जब वह अपनी उंगली की ओर देखने लगा, जिस पर पीक लेवल एम्परा ग्रेड स्पेटियल रिंग पहनी हुई थी। उसने एक ध्वनि अवरोधक लगाया और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक पत्थर निकाला। यह एक संदेश देने वाला तावीज़ निकला। डेविस, क्या तुम वहाँ हो?
मैसेजिंग तावीज़ से इसाबेला की शांत और कोमल आवाज़ सुनी जा सकती थी। हाँ, क्या हो रहा है? क्या तुमने मुझे पहले ही याद कर लिया? डेविस के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वह चिढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठीक है, कुछ इस तरह। इसाबेला की आवाज़ फिर से गूंजने से पहले उदासी भरी आवाज़ में सुनाई दी। भले ही मैंने आपको ये सूचित करने के लिए संदेश भेजा था कि विशाल आकाश सम्राट महल के नेता विशाल आकाश सम्राट हमसे मिलने आए थे। ओह, डेविस ने अपनी भौहें उठाईं। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि पहले ही हो चुका है। विशाल आकाश सम्राट आपदा प्रकाश को कारण बताते हुए फोस्किन फीनिक्स क्षेत्र की चाबी मांगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने उसे फिर से इंतजार करने के लिए कहा और उसने नहीं सुना, इसलिए मैंने उसे कठोरता से डांटा। मुझे क्षमा करें। ओह, नहीं, नहीं। डेविस ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है। आप किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुए, है ना? वह समझ गया कि वह 4 महान धर्मी संप्रदायों में से एक के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि विशाल आकाश सम्राट के चेहरे पर कुछ असंतोष था, वह चला गया। अच्छा ऐसा है। डेविस ने सिर हिलाया। वह सब कुछ ढूंढे जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। हालांकि उसने पूछने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचा, सचमुच? आपका क्या मतलब है? इसाबेला की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई, जिससे डेविस ने अपने होंठ भींच लिए। मुझे पागल कहो, लेकिन क्या वह सिर्फ चाबी के लिए आया था? तुमने मुझे पहले ही बताया था कि उनकी नज़र तुम पर है ना? एक आग गूंजने से पहले दूसरी ओर थोड़ा विराम लगा। आप इतने समझदार क्यों हैं? लेकिन विवरण सुनने के बाद आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक है? डेविस की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने मध्य हवा से अपनी क्रॉस लेग्ड स्थिति को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। आपको वह चुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सुनूंगा। वास्तव में क्या हुआ? इसाबेला, जो जानती थी कि वह इस तरह प्रतिक्रिया करेगा, चिंतित महसूस हुई। यही कारण है कि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन एक बार जब उसे थोड़ा सा भी समझ में आ गया, तो उसने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई और सब कुछ समझा दिया। जाहिरा तौर पर विशाल आकाश सम्राट ने अपनी इसाबेला को कबूल कर लिया था और वह चाहता था कि वो उसकी हो जाए। ये सुनकर उसने उसे बना दिया। आहा, गुस्से में हंसो। डेविस ने अपनी हंसी रोकी और मैसेजिंग तावीज़ में बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि आप खुद को रोक नहीं पाए और उसका अपमान किया। अच्छा, अगर आप उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते तो मुझे और खुशी होती, लेकिन मुझे लगता है कि इससे प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती थी, है ना? ये सही है। जितना मैं उस घृणित व्यक्ति को मारना चाहता हूँ, नहीं, उससे भी अधिक, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए सुरक्षित रहें, अपनी ताकत बनाएं। आप मेरे लिए, अपनी तीसरी पत्नी के लिए घर छोड़ सकते हैं, ठीक है? उत्तर देने में झिझकते हुए डेविस की अभिव्यक्ति कांप उठी। डेविस, तुम्हें मेरे लिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने माता-पिता, नतालिया और अन्य लोगों को याद करो, खासकर शर्ली और अपने बच्चे को। चीजें करो या मरो के बिंदु तक आगे नहीं बढ़ी हैं, इसलिए हम कितना भी गुस्सा महसूस करें, ये समय नहीं है, ठीक है? इसाबेला ने विनती भरी आवाज में बात की, जिससे वह कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। ऐसा नहीं है कि केवल ड्रैगन परिवारों ने ही गलती की है, बल्कि 4 महान धर्मी संप्रदायों ने भी कोई सबक नहीं सीखा है। अब जब उन्हें लगता है कि वह मृत्यु का सम्राट मर चुका है, तो उन्हें लगता है कि उनकी बहुमूल्य इसाबेला के पीछे जाना उनके लिए ठीक है। डेविस ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसे तीव्रता से महसूस हुआ कि उसे कम से कम विशाल आकाश सम्राट को सबक सिखाना होगा, जिससे वह इसाबेला के अनुरोध से असहमत हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो उसकी बात समझ नहीं पाया था। यदि संभव हो तो वह हालात को बदतर भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसकी महिलाओं पर कोई भी हरकत करने के बाद कोई भी बच नहीं पाता, चाहे वह हरकत कितनी भी छोटी क्यों न हो।
हालांकि उन्होंने आराम किया और मुस्कुराहट दिखाई। मैं समझ गया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं स्थिर रहूं, सीखूं और विकसित होऊं। अच्छा, इसाबेला ने खुशी से कहा, हम शक्तिशाली बनने के बाद उन्हें सबक सिखा सकते हैं। मैं भी मिड लेवल मार्शल ओवरलॉर्ड स्टेज तक पहुंचने से बस एक पतली रेखा दूर हूं। आपने कड़ी मेहनत की। डेविस की मुस्कान कोमल हो गई। धन्यवाद। रिपोर्ट करने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अलविदा। इसाबेला की उत्साहित आवाज के बीच मैसेजिंग तावीज़ ने अपनी चमक खो दी, जो धीरे धीरे कम होने से पहले उसके कानों के अंदर गूंजती थी, जिससे उसे देखने के लिए काफी देर हो गई। उन्हें उनका साथ छोड़े आधे महीने से ज्यादा हो गया था कि वह खुद को गैर जिम्मेदार होने के लिए कोसने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उन्हें और शायद सभी को अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम करते देखकर उन्हें खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। मैंने जैसा कहा था वैसा ही रहूंगी, इसाबेला। हालांकि डेविस ने ध्वनि अवरोध को हटाते हुए अपनी आस्तीन झटक दी, इससे पहले कि उसकी नज़र उसके पीछे सोल क्वीन पर पड़े। थ्री लॉर्ड्स, दुनिया का सबसे ताकतवर हत्यारा कौन है? थ्री लॉर्ड्स का शरीर सख्त हो गया क्योंकि उसे इस तरह के प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। उसने डेविस को बेतहाशा हंसते हुए देखा, लेकिन उस अजीब प्रतिक्रिया के अलावा वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझ सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे ठेस पहुंचाई हो? अगर किसी ने इस संत को नाराज किया, तो उन्हें मार दिया जाना चाहिए, नहीं? ऐसा सोचते हुए थ्री लॉर्ड्स को लगा कि वह कम से कम इस तरह से एहसान कर सकती है और उस स्तब्ध विराम के बाद बोली, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हत्यारा दुष्ट रास्ते से है, जिसका नाम हिडन नाइट एम्परा है। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी शक्ति से संबंधित नहीं है और न ही उसका अपना कोई संगठन है, बल्कि वह एक अकेला व्यक्ति है जो 4 महान धर्मी संप्रदायों के दिलों में भी डर पैदा करता है। अफवाह ये है कि वह एक आत्मा सम्राट भी है, लेकिन कोई नहीं जानता। ये सुनकर डेविस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सोल पैलेस में 5 आत्मा सम्राट थे और शेष 4 आत्मा सम्राट 4 महान धर्मी संप्रदायों के नेता हैं। इसलिए कुल 9 आत्मा सम्राट थे, लेकिन ऐसा लगता है कि दुष्ट मार्ग का कोई हिसाब नहीं है। क्या ये छवि बनाए रखने के लिए है कि धार्मिक मार्ग अधिक आध्यात्मिक है या कुछ और? वह आश्चर्यचकित था जबकि उसके होंठ मुड़े हुए थे और वह मन ही मन धार्मिक मार्ग का उपहास कर रहा था। क्या ऐसा है? ये काफी मददगार था, लेकिन मेरे लिए एलुसिव मिस्ट को बुलाओ। देर मत करो। ओह ठीक है। उसने सोल क्वीन को दौड़ते हुए ऐसे जाते हुए देखा जैसे वो उड़ना नहीं जानती हो। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे सिर्फ ये कहना चाहिए कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे वह पूरी तरह से हार मान ले, लेकिन ये भी उसे असभ्य लगा क्योंकि पहली मुलाकात के बाद वह उसे अपमानित करने या उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गई थी। उसने बस अपने काम से काम रखने की इच्छा से अपना सिर हिलाया, तभी उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ते ही एक लंबी वस्तु अचानक उसकी हथेली में आ गई। वो खुल गया और सफ़ेद सतह के साथ एक काली परत वाले स्क्रॉल की तरह दिखाई दिया, लेकिन खाली था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। हालांकि इसने एक भयानक आभा बिखेर दी, जिससे आसपास का वातावरण अनियमितता में घिर गया, जैसे कि इस समय अंतरिक्ष अस्थिर था। बहुत समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें इस तरह इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे देखना होगा कि तुम कैसे सुधरे। फॉलन हेवन। अध्याय 1644 नियंत्रण। विशाल आकाश सम्राट के महल में माहौल शांत लेकिन गौरवपूर्ण था। कई शिष्यों को अपने स्थानिक कौशल का अभ्यास करते हुए या एक दूसरे को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है, जो केवल अंतरिक्ष कानूनों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हवा के किराए के रूप में पवन नियमों का उपयोग किया, जो स्पष्ट रूप से कई जोड़ों में विभाजित हो गया, जैसे कि अंतरिक्ष स्वयं उनके जोर के दबाव में विकृत हो गया हो। एक सुनहरे बालों वाला आदमी एक ऊंचे महल में ये सब सामग्री के साथ देख रहा था, इससे पहले कि वह पीछे मुड़ता और अंदर चला जाता। तारांकन धमाके। तारांकन। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपनी मुट्ठियां लहराईं, जिससे उसके बगल का फर्नीचर नष्ट हो गया। शाप। उसकी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई, वह छोटी लड़की जो अपनी जगह नहीं जानती।
उसकी मुठियां कांपने लगी जबकि उसकी आंखें थोड़ी शर्म से चमक उठीं। उस दिन से 2 दिन पहले ही बीत चुके थे और वह खुद को समय समय पर होने वाली घटनाओं के बारे में सोचने से नहीं रोक सका, जिससे वह अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ हो गया। अब जब उसने आखिरकार अपना गुस्सा एक मासूम सजावट पर निकाला, तो उसका झुका हुआ शरीर सीधा खड़ा हो गया और उसने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुराने लगा। ओह ठीक है, वह एक छोटी लड़की है, ठीक है। उसे पता चल जाएगा कि जीवन पूरी तरह से धूप और गुलाब नहीं है, जिससे वह समझ जाएगी कि मेरे साथ रहना उसके भविष्य और विरासत के लिए सही उत्तर है। उस समय मैं बिस्तर में अपने अलौकिक कौशल के साथ उसकी यादों से उस दिवंगत पति की छवि को पूरी तरह से मिटा दूंगी। ये उनकी आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति लौट आई, उसकी जगह अत्यधिक आडंबर ने ले लिया। जैसे ही वह चिंतित था कि क्या अन्य 3 सम्राट इन 4 महीनों में उस पर कोई कदम उठाएंगे, अचानक आगे बढ़ने से उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। तारांकन पूछी। तारांकन दर्द से छटपटाते हुए उसकी पीठ से खून की धार बहने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक खंजर उसके पेट में घोंप दिया गया क्योंकि वह उसके दांतियान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। ब्लेड की धार और उसके डेंटियन के बीच स्थानिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। इससे पहले कि वह मुड़ता और अपनी हथेली से टकराता, दूरी काफी बढ़ जाती। 2 गुना शून्य चकनाचूर हथेली। एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उसकी छाया से ही निकला हो। उसने अपने खंजर को विशाल आकाश सम्राट के पेट से वापस निकाल लिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो उसके डेंटियन को नष्ट करने में विफल रहा है। इसके बजाय, भले ही उसकी काली आंखें आने वाले हमले पर चमक रही थीं, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने फिर से वार किया। विशाल आकाश सम्राट की पुतलियां फैल गईं क्योंकि खंजर सीधे उसके माथे की ओर आया जबकि उसकी मुट्ठी प्रतिद्वंद्वी की छाती की ओर लगी। स्थानिक ऊर्जा और डार्क एनर्जी के बीच टकराव हुआ, जिससे एक लहर पैदा हुई जिसने उन दोनों को अंधा कर दिया। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। तारांकन बूम। तारांकन। यह अज्ञात था कि क्या हुआ, लेकिन विशाल स्काई सम्राट पैलेस के पैलेस टॉवर में भारी मात्रा में खून बिखरा हुआ था, जबकि विस्फोट की आवाज ने इस क्षेत्र में सभी को चिंतित कर दिया था। एक दिन बाद, डेविस, जिसने शिलालेख और आत्मा निर्माण सीखना पूरा कर लिया, ने अपना माथा रगड़ा, यह महसूस करते हुए कि वह लगभग थक गया था। जानकारी को आत्मसात करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अरबों शब्दों को पचाने और समझने से उसे चक्कर आने लगे। लेकिन मैं इन दोनों में शौकिया हूँ और यह कहने से पहले कि मैं एक शिलालेख सम्राट और एक आत्मा निर्माण राजा हूँ, मैंने बहुत अभ्यास किया है। वास्तव में, हालांकि डेविस को उच्च स्तरीय सम्राट ग्रेड और आत्मा संरचनाओं से ऊपर पाया गया था, वह एक चीज को समझने में असमर्थ था और जानता था कि यह आत्मा के रहस्यों के संबंध में ज्ञान की कमी के कारण था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित होता है। इस बात पर विचार करते हुए कि स्पिरिट फॉर्मेशन ने किसी झंडे या बैनर का इस्तेमाल नहीं किया या अगर किया भी, तो उसे बनाने में कोई योगदान नहीं दिया क्योंकि यह पूरी तरह से उन पदों पर आत्मा बल का उपयोग करके बनाया गया था जहां कोई संरचनाओं को रख सकता था, जबकि यह सक्रिय होने के लिए आकाश के तरीकों और कामकाज के साथ प्रतिक्रिया करता था। वह समझ सकता था कि ऐसा करने के लिए उसे आत्मा की समझ की आवश्यकता क्यों थी। फिर भी, उन्होंने उच्च स्तरीय सम्राट ग्रेड और उससे ऊपर की स्पिरिट फॉर्मेशन से संबंधित सारी जानकारी एकत्र की और इसे अपने अवचेतन मन में रखा ताकि वह जब चाहे अपनी आत्मा की शक्ति के साथ 99% समानता के साथ याद कर सकें। यही कारण है कि अंतर्दृष्टि जैसे अस्पष्ट मामलों को कभी भी ठीक से याद नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह संसाधनों के रूप में काफी ठोस न हो। जबकि वह अगले एजेंडे पर चला गया और ब्लैकस्मिथिंग रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें उच्च स्तरीय सम्राट ग्रेड तक एक विशाल सामग्री थी। उसने अनजाने में उन्हें अपनी यादों में समाहित करना शुरू कर दिया। ये देखा जा सकता है कि सोल पैलेस को लोहार के बारे में ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उनके पास विभिन्न प्रकार के लोहार स्कूल थे,
जिनमें हथियार बनाने से लेकर सबसे छोटी सजावट और फर्नीचर तक शामिल थे, जो विशेष आभा बिखेरते थे, खेती के कमरे और कई अन्य स्थानों को बनाने के लिए उपयोगी थे, कृत्रिम खतरे वाले क्षेत्र बनाते थे और इसी तरह के अन्य कार्य भी थे। हालांकि वास्तव में पीक लेवल एम्परर ग्रेड ब्लैकस्मिथिंग थी, लेकिन वह पूरी तरह से आत्मा विरूपण साक्ष्य फोर्जिंग के स्कूल के लिए थी, जिसने डेविस को एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिया, जिससे वह अंदर से ऊपर नीचे उछलने लगा। शायद अगर उसने सफलतापूर्वक सोल आर्टिफैक्ट फोर्जिंग सीख ली और इसमें महारत हासिल कर ली, तो उसकी आत्मा की शक्ति एक पायदान बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसने पूरी तरह से ब्लैकस्मिथिंग भी सीख ली, तो वह अंततः अपने हथियारों की भी देखभाल कर सकता है। हालांकि सोफी थी जो उस समय उससे बेहतर बना सकती थी, जबकि टीना रॉक्सली कीमिया में विशेषज्ञ लगती थी। हालांकि उसे विश्वास था कि वह अपनी आत्मिक शक्ति और मार्शल शक्ति के कारण थोड़े समय के भीतर उनसे बेहतर बन सकती है। ये बहुत परेशानी भरा है। क्या मैं अपने आप पर किसी ऐसे ज्ञान का बोझ लाद रहा हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है? डेविस भ्रमित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये भी महसूस हुआ कि उन्हें उनके आदमी के रूप में उनका नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए भले ही वह उनकी विशिष्टता को छीनना नहीं चाहता था, फिर भी वह खुद को सामान्यता के लिए त्याग नहीं सकता था, जैसा कि शर्ली ने कहा था। वो लड़की पहले मुझसे कहती है कि अकड़ दिखाओ, अब वो मुझे पूर्णता अपनाने के लिए कहती है, जबकि इसाबेला भी चाहती है कि मैं महत्वाकांक्षी होता। वे मुझे छुट्टी ही नहीं देंगे। जो कुछ भी उसने सोचा, उसके बावजूद डेविस के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी जब वो उनकी खुशी भरी मुस्कुराहट के बारे में सोच रहा था। उन अनमोल मुस्कुराहटों ने निश्चित रूप से उसे मौत तक काम करने के लिए प्रेरित किया। सोल एम्परर एलुसिव मिस्ट के सामने आने से पहले उसने विशाल पुस्तकालय से जानकारी एकत्र करना जारी रखा। जब वह त्रिलोट्स की ओर देखने लगा तो उसके शिष्य कांपने लगे। छुट्टी, इससे पहले कि वह घूमती और चली जाती, त्रिलोट्स अंदर से परेशान हो गया, और जैसे ही वह चली गई, सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट ने अपनी निगाहें डेविस की ओर लौटाई और घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर, ये खबर कि विशाल आकाश सम्राट एक हत्यारे द्वारा घायल हो गया है, शुरू में तेजी से बढ़ी, लेकिन बाद में बाहर आते ही इसे दबा दिया गया। ऐसा कहा गया कि हत्यारा भाग गया। हालांकि 52 क्षेत्रों में केवल कुछ ही लोग ऐसे क्षमता वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश करने के बाद बच सकते हैं। यह नहीं हो सकता। ये छिपा हुआ रात्रि सम्राट है, ठीक है। केवल ऐसा व्यक्ति ही 4 महान धर्मी संप्रदायों के सम्राटों में से किसी एक से कुछ हद तक निपट सकता है। डेविस ने हस्तक्षेप किया, जिससे सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट की आंखें कांपने लगी, क्योंकि उनका संदेह वास्तविकता बन गया। मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हिडन नाइट सम्राट उस हत्या मिशन को कैसे ले सकता है? न केवल पारिश्रमिक स्वीकार्य नहीं था, बल्कि विशाल आकाश सम्राट पर कदम रखना भी उसकी मूर्खता थी। स्थिति में मामूली बदलाव से वह लगभग मर ही सकता था। वह अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ होने के कारण पूछने से खुद को रोक नहीं सका। शायद वह मेरे गुलामों में से एक था। डेविस ने सोल एम्परर एलुसिव मिस्ट की ओर देखा, उसकी ठंडी निगाहें उसके शरीर में घुस रही थीं। आपकी तरह। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, आत्मा सम्राट एलुसिव मिस्ट का शरीर कांप उठा। यदि ऐसा हत्यारा जिसने असाधारण हत्या मिशनों को अंजाम दिया, 3 पीक लेवल 9वें चरण के पावरहाउसों को मार डाला, वह मौत का सम्राट गुलाम भी था, तो क्या वह पूरी तरह से सक्षम वयस्क नौकर की तुलना में मूल रूप से एक बाल नौकर नहीं था? मुझे यकीन है कि आपने ये जानते हुए भी कुछ मज़ेदार करने की कोशिश नहीं की कि हिडन नाइट एम्परर यह मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा, है ना? वो इस मामले के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन डेविस की आवाज़ गूंज उठी, जिससे वह बुरी तरह कांप उठा। मास्टर, यह ऐसा नहीं है। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और हिलाया, लेकिन उसका शरीर अचानक अकड़ गया, क्योंकि वह दुर्भावनापूर्ण हत्या के इरादे का प्राप्तकर्ता बन गया था। अपने आप को 100 बार थप्पड़ मारो। सोल एम्परर एल्यूसिव मिस्ट का शरीर बुरी तरह कांप उठा, क्योंकि वह डरा हुआ लग रहा था। तारानकन। उसने तुरंत अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, जिससे उसके गाल पर लाल रंग की हथेली का निशान बन गया, जो बहुत चुभ गया।
तारांकन पाह, तारांकन पाह, तारांकन। उसने अपने चेहरे पर 2 बार और प्रहार किया, ये कल्पना करते हुए कि मौत का सम्राट कुछ कहेगा, लेकिन केवल उस घातक घूरने से ही वो तुरंत कुचले जाने की ठंड से घिर गया और उसने फिर से अपना झूला झूलना शुरू कर दिया। इस लाइब्रेरी में अपमानजनक थप्पड़ों की आवाजें गूंजती रहीं जबकि डेविस केवल उदासीन दृष्टि से देखता रहा, मानो उसे इस समय कोई ठंड नहीं लग रही हो। अध्याय 1645 बढ़ी हुई क्षमता। तारांकन पाह, तारांकन पाह, तारांकन पाह, तारांकन। जल्द ही सभी 100 थप्पड़ पूरे हो गए और सोल एम्परा के गाल इस हद तक सूज गए कि वह एक विकृत मोटे आदमी जैसा दिखने लगा। देखा जा सकता है कि सोल एम्परा एल्यूसिव मिस्ट खुद को थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटे। हालांकि ये भी सच था कि वह जानता था कि जैसा उसे बताया गया था वैसा करने के परिणाम क्या होंगे, जो मौत है या उससे भी बदतर भाग्य है, क्योंकि वह मौत के सम्राट के तरीकों को नहीं जानता था। दूसरी ओर घुटने टेके गुलाम को देखते हुए डेविस ने आगे कदम बढ़ाया और तिरस्कारपूर्वक उसकी ओर देखा। मैंने आपसे मुझे अन्य महिलाओं से मिलवाने के लिए नहीं कहा था, न ही मैंने आपको अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए उन्हें लाने के लिए कहा था। एक आत्मा सम्राट के रूप में, जिसने कई लोगों को देखा, आपको पता होना चाहिए था कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और फिर भी आपने गुमनाम रहने की मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत की और योटन को इसमें घसीटा। सोल एम्परा एल्यूसिव मिस्ट के होंठ ऐसे कांप रहे थे मानो कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हों। यह मत कहो कि तुम विशुद्ध रूप से मुझे खुश करना चाहते थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने योटन पर एक हेक्स शिलालेख लगाया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और यद्यपि मैं उत्सुक हूं कि आपने ये कैसे किया, मैं शर्त लगाता हूं कि आपने उसे एक गुप्त रूप से खराब करने वाली गोली दी थी और उसे बताया था कि मेरे दृश्य में प्रवेश करने से पहले ही यह सम्राट सोल स्टेज में प्रवेश करने के लिए उपयोगी हो सकता है। डेविस के शब्दों को सुनकर सोल एम्परा आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत हिल गया है, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, क्योंकि डेविस ने जो कहा वह वास्तव में उसके जैसा ही था। मैं हमेशा सोचता था कि यह योटन क्यों था और त्रिलोट्स क्यों नहीं, और यह पता चला कि यह इस हेक्स शिलालेख के कारण था। अधिक प्रकाश डालने से पहले डेविस ने अपने चेहरे पर घृणित भाव के साथ व्यंग्य किया। वास्तव में आप योटन को सोल सम्राट ज़ीलवंडा को देने और बाद में सोल पैलेस पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे, क्योंकि बहुत समय बाद सभी सोल सम्राट खेल से बाहर हो गए। क्या आप सांप नहीं थे? मास्टर, मैं। तारांकन पाह, तारांकन, अपना मुंह बंद करो। क्या मैंने तुम्हें बात करने के लिए कहा था? डेविस ने एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे सोल सम्राट एल्यूसिव मिस्ट की गर्दन लगभग मरोड़ दी गई। वह चक्कर में बुरी तरह हिल गया, मानो अज्ञात समय के बाद स्वयं को पुनः प्राप्त करने से पहले वह जीवन और मृत्यु के बीच भटक रहा हो। सोल एम्परा एल्यूसिव मिस्ट ने अपने पूरे जीवन में कभी इतना बीमार और अपमानित महसूस नहीं किया था, लेकिन डर अधिक था, जिससे वह अपना सिर झुकाते हुए अपने गौरव के बारे में भूल गया। तुम्हें पता है कि यहाँ से आगे कैसे व्यवहार और आचरण करना है, ठीक है? हाँ मास्टर। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। आत्मा सम्राट एल्यूसिव मिस्ट केवल लड़खड़ाते हुए उत्तर दे सका। आप मुझे स्वामी कहते हैं, लेकिन आप यह नहीं समझते कि मैं वास्तव में आपका स्वामी हूँ। क्या ये सही है? नहीं। आत्मा सम्राट ने गुस्से से अपना सिर हिलाया जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर हो। मैं पूरे दिल से समझता हूँ कि मेरे जीवन और मृत्यु का फैसला मेरे स्वामी को करना है। अच्छा। डेविस की ठंडी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक गहरी मुस्कान आई। अब अपने आप को अपंग बनाओ। आत्मा सम्राट एल्यूसिव मिस्ट के विचार एक पल के लिए ठिठक गए। मुझे गलत मत समझिए, मायावी। मैं आपसे आपकी मुख्य साधना या बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन को पंगु बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस अपने सार संग्रह कल्टीवेशन को पंगु बना दो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। या तुम मर सकते हो।
जब सोल एम्परर एलुसिव मिस्ट अचानक तैरने लगा तो डेविस ने अपना हाथ उठाया और भींच लिया, क्योंकि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। तुम्हारे लिए कोई समय नहीं दिया गया है। आत्मा सम्राट एलुसिव मिस्ट दास सील की दास्ता के तहत असहाय रूप से कांपने लगा, इससे पहले कि उसने अपना हाथ घुमाया और उसके पेट में छुरा घोंपा। तारांकन क्रैक, तारांकन, तारांकन पुई, तारांकन। उसने अपने ही डेंटियन को नष्ट कर दिया, जिससे उसे साफ सतह पर खून का एक कौर थूकना पड़ा, जबकि उसकी मिड लेवल लॉ रून स्टेज कल्टीवेशन हवा में बिखर रही थी। आत्मा सम्राट एलुसिव मिस्ट की निगाहें बेजान हो गईं जब उसने अपनी कड़ी मेहनत की खेती को यूं ही एक सशक्त आदेश के तहत अपने हाथों से काटा हुआ देखा। हम्फ, डेविस ने केवल परेशान किया। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे एलुसिव मिस्ट के गुप्त रूप से उसके खिलाफ काम करने का सबूत मिले, और उसे योटन के माध्यम से एक सबूत मिला। सच में, ये वह नहीं था जिसने हेक्स शिलालेख पाया था, बल्कि एवलिन, जो हेक्स के प्रति संवेदनशील थी। जाहिरा तौर पर, यह एक प्रतिक्रियाशील अभिशाप की तरह था। अगर वह कभी भी योटन के साथ दोहरी खेती करता था, तो उस पर सक्रिय हो जाता था, जिससे वह इसके आगे झुक जाता था और मर जाता था, क्योंकि इसने मजबूत इरादे से उससे जुड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए योटन के जीवन को अपने स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया था। सबसे पहले, एवलिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि योटन कभी कभी एवलिन को आमने सामने रिपोर्ट कर रहा था, एवलिन ने अंततः देखा और डेविस को बताया, जिसके बाद उसने अंततः सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट की अजीब हरकतों को समझा। जब उसने स्वयं योतान की जांच की, तब भी वो उसे उसके आत्मा समुद्र में नहीं पा सका, लेकिन यह अचानक उसे ध्यान में आया। यह उसकी शुद्धता, उसकी हाइमन में था, जिसमें उसका मौलिक इंसार था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ किसी ने भी संबंध बनाए, वे उसके स्तर के लोगों के लिए मृत या घातक रूप से बीमार हो जाएंगे। हालांकि, भले ही उसने योटन के साथ दोहरी खेती की हो, वह जानता था कि वह भयावह षड्यंत्र उसे अपने जीवन और मृत्यु ऊर्जा से नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए इस तरह की योजनाएं उस पर काम नहीं करती थीं, लेकिन अंततः इसने योटन के जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इससे उसे मार दिया जाता, उसे बांधने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता, क्योंकि उस समय उसके शरीर और शायद आत्मा तक उसकी अंतरंग पहुंच होती। दोहरी खेती निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं था जिसे यह दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हत्या की कला भी शामिल थी। यदि उसके पास जीवन और मृत्यु की ऊर्जा नहीं होती और वह एक महिलावादी होता जो लापरवाही से महिलाओं के साथ सोता, तो इस समय उसका जीवन नहीं होता। इसलिए वह अभी भी क्रोधित था और उसने अपने दास एलुसिव मिस्ट को खुद को अपंग करने का आदेश दिया। आप जा सकते हैं, लेकिन फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना, डेविस ने थोड़ी घृणा के साथ कहा। पद या खेती में आगे बढ़ने के लिए निर्दोष महिलाओं का उपयोग करना और उनका फायदा उठाना उनकी किताबों में सबसे खराब कामों में से एक था। वो इस कमीने को मार डालना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने तय कर दिया कि वो उसे कुछ समय के लिए जीवित रखे। चूंकि वह उसका गुलाम था, डेविस को लगा कि सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट उसके लिए कठपुतली से अलग नहीं था। दूसरी ओर, सोल एम्परर एलुसिव मिस्ट ने बेजान होकर सिर हिलाया और चला गया। बाहर निकलने से पहले उसके कदम हर कुछ कदम पर लड़खड़ा रहे थे। इस समय योतान बिना आवाज किए आंसू बहाते हुए छाया से बाहर आया। वह घुटने के बल बैठ गई और अपना सिर नीचे झुकाकर सूंघते हुए गहरी सांस ली। मैं, योतन, निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ अपने जीवन के अंत तक स्वामी की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। स्वामी ने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं नहीं भूलूंगा। उसकी कांपती आवाज भावनाओं से भरी हुई गूंज उठी, जिससे डेविस ने सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान सोल पैलेस में एक वफादार अनुयायी प्राप्त करने पर था, और अंत में उन्होंने उसे बाहर कर दिया और उसके शरीर में अंकित हेक्स शिलालेख के अभिशाप से उसे ठीक करने के लिए जीवन ऊर्जा का उपयोग किया। निस्संदेह योटन ने एक अजीब प्रतिक्रिया दिखाई, जैसे कि जब वह जागी तो कुछ गड़बड़ थी। उसने शांत होने से पहले खुद को किनारे पर जांचा और देखा कि उसे वह हेक्स महसूस नहीं हुआ जिसे उसने बाद में एवलिन की मदद से पहचाना था। जहाँ तक एवलिन की बात है, उसके लिए अन्य हेक्स के बारे में सीखना एक बहुत अच्छा अनुभव था।
उसने अधिक हैक्स तकनीकों को सीखने के लिए पॉइजन लॉर्ड की स्थानिक रिंग का भी उपयोग किया, हालांकि उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके हैक्स कानून पॉइजन लॉर्ड्स की तरह कर्म कानूनों के विस्तृत समुद्र से आंतरिक रूप से जुड़े नहीं थे, लेकिन केवल 3 हैक्स से दूर थे, अर्थात सीलिंग, कोलैप्सिंग और पॉइजन। फिर भी घटनाओं को देखने के बाद जब उसने सच्चे रूप में उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई तो योतन चला गया। डेविस ने एक आह भरी, अंदर की ओर बोलते हुए अचानक उसके होंठ मुड़ गए। फॉलन हेवन, ऐसा लगता है कि आपकी कर्मशक्ति में अत्यधिक सुधार हुआ है कि अब आप बिना मारे लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? पूर्ण नियंत्रण असंभव है। फॉलन हेवन की आवाज़ उसमें गूंज उठी। इसके अलावा नियंत्रण कारक इस तथ्य के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला है कि मुझे नियंत्रित करने के लिए अब मारना नहीं पड़ता है। उस शक्ति की तुलना में जिसे आपने गलत दिशा कहा है, जो किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकती है, मैं कहूँगा कि यह व्यापक पैमाने पर थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। बस इतना ही। सच है, अगर मुझे इसे एक ऐसी लड़ाई में इस्तेमाल करना है जो कुछ ही सेकंड में समाप्त हो जाती है या गलत अनुमान लगाने पर मुझे मौत का सामना करना पड़ता है, तो मुझे सटीक और सचेत रहना होगा, लेकिन यह आप ही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन जानता है कि आप भाग्य को कैसे मोड़ देंगे और इसके बजाय मुझे मार डालेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, फॉलन हेवन ने खंडन किया। तुम करो, मैं नहीं करता। ठीक है, जो भी हो। डेविस ने प्रबल होने के लिए मुस्कुराने से पहले चिढ़ाने वाले अंदाज में कंधे उचकाए, ये जानते हुए कि विशाल आकाश सम्राट को उस आदमी से भारी चोटें लगनी चाहिए थीं, जिसके साथ उसने कम महत्वपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ की थी। कम लागत पर एक हत्या मिशन को शुरू करने के लिए सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट का उपयोग करते हुए डेविस ने लंबे समय के बाद फॉलन हेवन की नियंत्रण शक्ति या कार्मिक कौशल का उपयोग किया और हिडन नाइट सम्राट को विशाल स्काई सम्राट को मारने और उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ मानो हिडन नाइट सम्राट हत्या करने में विफल रहा और अंत में भागते हुए लगभग मर ही गया। हालांकि ऐसा कहा गया कि विशाल आकाश सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ डेविस का मानना था कि उसने भाग्य के कामकाज में कोई बड़ी लहर पैदा नहीं की, जिससे पिछली बार जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी जहां उसने सोल सम्राट हेड्रियन क्रॉस को मार डाला था। केवल उसकी अज्ञात दादी कहीं से आ गई थी। जैसा कि वादा किया गया था इसाबेला, मैं वहीं रुक गया, लेकिन उस विशाल कचरा सम्राट को वैसा ही कष्ट सहना पड़ा जैसा उसे भुगतना चाहिए। डेविस मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराता रहा क्योंकि उसने सामग्री को अवशोषित करना जारी रखा। अध्याय 1646 सम्राट आत्मा। इन दिनों डेविस के लिए चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं। दुष्ट मार्ग ने नेक मार्ग के लिए कठिनाइयां पैदा की। सोल पैलेस पर हमला नहीं किया गया क्योंकि वह तटस्थ रहना पसंद करता था, भले ही उसका झुकाव धर्म मार्ग की ओर था। सोल पैलेस को 4 महान धर्मी संप्रदायों से कई पत्र प्राप्त हुए, जिसमें उनसे बुराई के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट के साथ डेविस ने उन सभी को विनम्र शब्दों से खारिज कर दिया या नजरअंदाज कर दिया। शायद 4 महान धर्मी संप्रदायों ने सोचा कि आत्मा सम्राट ज़ीलवंडर नादिया के आत्मा के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उन्होंने उनकी इतनी परवाह नहीं की। इस तरह सोल सम्राट एलुसिव मिस्ट बाहरी मामलों की देखभाल करता था, डेविस के पास आंतरिक मामलों की देखभाल करने के लिए योटन था। जब से उसने अपनी इच्छा से वफादारी की शपथ ली, वह उसके शासन का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रही थी, शायद इस तथ्य को भी नज़रअंदाज कर रही थी कि उसने सोल सम्राट ज़ीलवंडर को मार डाला था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वे दोनों सोल सम्राट वास्तविक व्यक्तित्व नहीं थे। तथ्य यह है कि उसकी अपनी पवित्रता में एक शापित हेक्स था और यह उसे और उसके आदमी को एक अंतरंग रात में मरने का कारण बना, उसके लिए एक झटका बना रहा जिसने उसे पिछले सोल पैलेस को बुरी दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। उनकी तुलना में मृत्यु का सम्राट उसकी नज़र में एक संत की तरह दिखाई देता था, जैसा कि त्रिलोट्स ने कहा था, और यहाँ तक कि उसे लगा कि उसके शासन के तहत सोल पैलेस बेहतर विकसित होगा। जहाँ तक डेविस की बात है, उनका सॉलिटरी सोल अवतार सोल पैलेस की लाइब्रेरी में रहा, जहाँ उन्होंने कई चीजें सीखी, जबकि कीमिया को खत्म करने और शिलालेखों,
ब्लैकस्मिथिंग पर बड़े पैमाने पर ज्ञान इकट्ठा करने से सिरदर्द होने के बाद केवल एक ही ब्रेक लिया, जिसमें शानदार निर्माणों और भव्य कलाकृतियों और यहाँ तक कि संरचनाओं से संबंधित स्कूलों की एक विस्तृत विविधता शामिल थी। इस तरह 1 महीना अतिरिक्त बीत गया, जिससे जनता की नज़रों में मौत के सम्राट डेविस की मृत्यु को 9 महीने हो गए। जबकि सभी ने सोचा कि यह खतरा बिना फैले ही अपने आप खत्म हो गया है, ये खतरा बिना किसी परवाह के सोल पैलेस में कब्जा करने के बाद पनप गया और कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चला। सोल पैलेस के सबसे ऊंचे महल टॉवर के अंदर डेविस का शरीर कांप उठा क्योंकि उसकी आत्मा अचानक उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ गूंजने लगी और साथ ही साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी गुजर रही थी। उसके बगल से काफी दूर एक बैंगनी वस्त्र पहने बड़ी छाती वाली महिला एक सिंहासन पर सामान्य तरीके से बैठी थी, लेकिन उसकी सुडौलता और सुडौल मुद्रा उसे सेक्सी बना रही थी। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था जिसमें वह अपने कानूनों की प्रासंगिकता के रिकॉर्ड पढ़ रही थी। तभी उसे अचानक एक और गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसकी बैंगनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह खुशी से भर जाए, वो खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर स्वर्ग से प्रार्थना की कि वो सफलतापूर्वक सफल हो जाए। डेविस की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अनुनाद की मदद से अपने दिमाग में कई अंतर्दृष्टियों को उभरते हुए अनुभव किया। उनकी समझ की स्थिति, जो कि केवल मध्य स्तर किंग सोल स्टेज पर थी, सफलता के इस क्षण में बढ़ने लगी। 1 घंटे की समयावधि में उच्च स्तर और चरम स्तर तक बढ़ने लगी क्योंकि उन्होंने इस सफलता की स्थिति को सक्रिय रखा जैसे कि वह इसका लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विशेष रूप से गर्मागर्म वर्मिलियन सोल मंत्र ने उनके लिए बहुत मदद की, खासकर जब अब उनके पास शर्ली से फायर फीनिक्स का ट्रू ब्लड एसेंस था, जिसने निष्क्रिय रूप से उनकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के लिए फायर कानूनों को समझने में मदद की। वो नहीं जानता था कि क्या यह उसकी धधकती थंडरलाइट किरण की लपटों में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उसे ये भी लगा कि यह समझने की कोशिश करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर भी ये जानते हुए कि वह सफलता की स्थिति को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकता है और अपनी सीमा तक पहुंचने पर अधिक अंतर्दृष्टि नहीं समझ सकता है, उसने बाधा को पार कर लिया। अचानक उसकी आत्मा से एक दमनकारी आभा उभरी, जिसने संलग्न महल टॉवर को उसकी असाधारण शक्ति से भर दिया। उसकी आत्मा के उद्गम स्थल में भारी बदलाव आया, जो जोश और रहस्यमयता से तरंगित हो गया। तो यह एक सम्राट की आत्मा है। एवलिन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा उभर आया था जो जुनून के दायरे में था। वह जानती थी कि उसने सफलतापूर्वक 9वें चरण सम्राट सोल स्टेज के दायरे में कदम रखा है। अंतहीन डील की प्रतीक्षा है, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस, विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस, अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। इसके अलावा इस आत्मिक आभा में डूब जाने से उसे और अधिक सुरक्षित महसूस हुआ, और चूंकि वह पहले से ही उसकी महिला थी और उसने उसके खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं किया था, इससे स्वाभाविक रूप से वह एक बार फिर उसके प्रति समर्पण करना चाहती थी। मेरे पति आत्मा सम्राट हैं। वह सौम्य मुस्कान उसके चेहरे से नहीं छूट रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह चांद पर है, बेहद खुश है। डेविस की आत्मा की लहरें इस क्षण शांत होने लगी। जैसे ही वे उसके शरीर में वापस आईं, शांत हो गईं और उसकी आत्मा के समुद्र में फिर से प्रवेश करने लगीं। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। इतना शांत हो गया कि उसे लगा जैसे समझने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। फिर भी उन्होंने इन सूक्ष्म जगतीय मामलों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और अंदर की ओर देखा, जहां उन्हें अपने आत्मा समुद्र पर एक अजीब 3 तरफा निशान चिपका हुआ मिला। यह एक त्रिकोण की तरह दिखाई देता था, लेकिन बीच में एक स्क्रॉल भी था, जिससे उसे कई सिद्धांतों पर अपना सिर खुजलाना पड़ा। फिर भी यह कोई और नहीं बल्कि एक सिगिल था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके गुलाम एलुसिवमिस्ट ने कहा था। उसे सिगिल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले से ही एक सिगिल था, जैसे कि यह सफलता पर सीधे उसके कौशल के आनुपातिक रूप से प्रकट होता है, जैसे कि किंग सोल स्टेज में टूटने पर एक सोल डोमेन कैसे बनता था। सिगिल रखने का मतलब था कि वह युद्ध के लिए 2 स्तरों को पार करने में सक्षम था। यह एक सामान्य सिगिल था,
और एक राजा सिगिल का जन्म तब होगा जब उसके लिए युद्ध के लिए 3 स्तरों को पार करना संभव होगा। अंत में सम्राट सिगिल है, जिससे युद्ध करने के लिए उसे 4 स्तरों को पार करना पड़ता है। उसका कौशल जो 4 या 5 स्तरों पर था, अब 4 स्तरों पर स्थिर हो गया है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसके सिगिल का स्तर सम्राट सिगिल पर था, जिससे वह इतना शक्तिशाली हो गया कि जो कोई भी उसकी सफलता की आभा में डूब गया, वो लगभग फिर से उसके अधीन होना चाहता था। डेविस ने स्वीकार किया कि उनका कौशल निस्संदेह पीक लेवल सम्राट सोल स्टेज तक पहुंच गया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो उस स्तर के निचले छोर पर थे। फिर भी 4 महान धर्मी संप्रदाय के नेताओं के लिए एक मैच नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे भी स्तरों को पार कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें ये भी विश्वास था कि वे इस समय एवलिन के कौशल से मेल नहीं खा पाएंगे। वो उसकी ओर देखने लगा और उसने देखा कि वो उसकी ओर देखकर खूब मुस्कुरा रही है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ चिपक गया है? डेविस ने अज्ञानतावश अभिनय करते हुए पूछा। वहाँ है, एवलिन ने इशारा करते हुए सिर हिलाया। यह आपके माथे पर सोल एम्परा कहता है। डेविस ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जांच की, केवल ये देखने के लिए कि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित हो गई कि वह जानता था कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी सफलता के प्रति उसकी जिज्ञासा का फायदा उठाया था। एवलिन, तुम कितनी शरारती हो गई हो। डेविस अपने चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। शायद मुझे तुम्हें फिर से सजा देनी पड़ सकती है। हम डम्बो। जब एवलिन मुड़ी और दौड़ी तो वह खिलखिला पड़ी। हालांकि डेविस ने तुरंत दूरी पार कर ली और उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर उसकी पीठ से लपेट ली, जिससे एवलिन इतनी हल्की हल्की कांप उठी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल प्यार से भर गया क्योंकि वह उसके आलिंगन में पिघल गई, उस पर झुक गई, जबकि डेविस ने उसकी गोरी सफ़ेद गर्दन पर एक चुंबन किया, जिससे वह हल्के से कराह उठी। उसकी सांसें गर्म हो गई थीं और वो जोश में आने लगी थी। अचानक महसूस हुआ कि उसकी उबलती हुई छड़ी उसकी पीठ पर चुभ रही है। उसने अपने होंठ काटे और वास्तविकता में वापस आ गई। डेविस, नहीं, उसने विनती की, जिसके बाद डेविस ने पलक झपकाने से पहले ही उसकी प्रगति रोक दी। व्यक्तिगत रूप से उसे एवलिन के साथ ऐसा करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन क्या उसे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ? क्या गलत? वो पूछे बिना नहीं रह सका। एवलिन ने पीछे मुड़ते हुए उसके हाथ अपनी कमर से हटा दिए, फिर भी उसने उसके हाथ पकड़ रखे थे। केवल मुझे देखना अच्छा नहीं है। मैं इन दिनों आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि मेरी बहनें अधिक समय तक टिक पाएंगी। आपको उनके पास जाना चाहिए। डेविस का मुंह खुला रह गया। एवलिन, क्या तुम्हें अपनी बहनों की इतनी परवाह है कि तुम यह मौका हाथ से जाने देना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे पता है। हिलने से पहले एवलिन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से अपनी बहनों को कैसे चिंतित कर दिया। मैं इस समय यहाँ तुम पर एकाधिकार स्थापित करके उन्हें फिर से पीड़ित नहीं करने जा रही हूँ। उन्हें तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी है। एवलिन। डेविस वास्तव में उसके विचारों से प्रभावित हो गया। उसका आश्चर्य केवल एक क्षण के लिए ही रहा, इससे पहले कि उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसा कि उस बड़ी बहन से अपेक्षा की जाती है जो अपनी साथी बहनों की परवाह करती है। वह गहराई से मुस्कुराया और उसके सिर, गाल को सहलाया, इससे पहले कि वह अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले गया और अचानक उसे चुंबन के लिए खींच लिया। एवलिन उसकी प्रशंसा से प्रसन्न हो गई और उसने उसके चुंबन का जवाब अपने भद्दे लाल होठों से दिया, जिससे डेविस उसके प्रति जोश से भर गया। उसने अपना सिर दूर कर लिया, अपनी इच्छा से इसे वहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन डेविस ने अचानक उसकी गर्दन को फिर से धक्का दिया, उसके होठों को पकड़ लिया जैसे कि वो उसे पूरी तरह से चाहता हो। एवलिन वास्तव में भयभीत थी। इस दर पर वह जानती थी कि वह पिघल सकती है। उसकी जीभ ने उसके होंठ खोल दिए और उसकी जीभ से उलझने लगी। उसके दूसरे हाथ उसके शरीर पर इस तरह से घूम रहे थे कि उसे रोएदार और गर्म महसूस हो रहा था। डेविस, नहीं, यदि आप इसे जारी रखते हैं। बोलते समय एवलिन ने उसे चूमा, उसकी बैंगनी आंखें धीरे धीरे अधिक जोश के साथ चमकने लगीं।
डेविस ने बात नहीं की। उसने अपने दूसरे को उसके आड़ू तल के चारों ओर लपेटा और उसे सीधे कमल के गद्दे के पास ले गया जिसे वह विकसित कर रहा था। अपना हाथ उसके इनरविया की ओर बढ़ाते हुए जैसे ही उसने उसे बाहर खींचा, उसने आत्मिक बल का उपयोग करके अपने अंत को उसके कपड़े उतारने से बाहर खींच लिया, इससे पहले कि उसने अपना सामान उसके अंदर गहराई तक धकेल दिया। आहन उद्धरण चिन्ह। इवलिन ने अपने कपड़े पहने हुए ही अपने अंदर एक गर्म अंत के प्रवेश को महसूस करते हुए जोर से कराह निकाली। उसने उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और उसके अंदर जोर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मांसल दीवारें जल्दी से गीली हो गईं। इससे पहले कि उसने उसे नीले कमल के गद्दे पर धकेल दिया और अपने कूल्हों को हिलाते हुए उस पर दबाव डाला, जिससे यह एक कामुक दृश्य बन गया, जबकि एवलिन ने जुनून के नृत्य में उतरने से पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। अध्याय 1647 मनगढ़ंत स्टारगेज गोलियां। अंत में डेविस ने एवलिन के साथ कुछ अंतरंग घंटे बिताए, जिससे वह काफी संतुष्ट हुई। उसने उसके नग्न दूधिया सफेद शरीर को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसके कामुक स्थानों पर चुंबन किया, जिससे वह आलिंगन सत्र में कभी कभी हल्की हल्की कांपने लगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन कुछ घंटों में एवलिन ने न जाने कितनी बार यह बात कही। उसके हाथ उसके कंधे पर थे, उसकी सेक्सी बैंगनी आंखें उसे कोमलता और प्यार से देख रही थीं। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। डेविस ने सिर हिलाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। एवलिन अपने होंठ हिलाने से पहले संतोषजनक ढंग से मुस्कुराए। क्या आप अभी तक उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं? एवलिन, ऐसा नहीं है कि मैं इसे खींच रहा हूँ। तुम मुझे जानती हो। डेविस ने उसकी नाक की नोक पर थपथपाया, जिससे वह चिल्लाने लगी। ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपको उनके साथ समय बिताने के लिए कह रहा हूँ। चूंकि आप सम्राट सोल स्टेज पर पहुँच गए हैं, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं भी आप सभी की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें दूर रखने के लिए अपने दुष्ट नाम का उपयोग करने को तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं। डेविस ने अपना सिर हिलाया। मैं उनसे मिलूंगा। मुझे बस स्टारगेज सोल रेडियंस ट्री फ्रूट्स को परिपक्व करना है और उससे गोलियां बनानी हैं। यह न केवल मुझे सम्राट सोल स्टेज के बारे में मेरी समझ बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि वे कुछ गोलियां आपकी साथी बहनों को उनकी सोल फोजिंग खेती में सुधार करने में भी मदद करेगी। एक बार जब मैं गोलियां खत्म कर लूंगा तो मैं उन्हें अपना अवतार भेजूंगा, जिससे वे अपनी सोल फोजिंग खेती बढ़ाएंगे। अब भी मुझे यकीन है कि वे ऐसा कर रहे हैं। मैंने उन्हें जो गोलियां दी थीं, उनके साथ परिश्रम पूर्वक अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास उनके साथ बिताने के लिए अधिक समय होगा। एवलिन ने सिर हिलाने से पहले कुछ क्षण सोचा। मैं समझती हूँ, लेकिन आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए मुझे खेद है। मत बनो। डेविस ने उसके होठों को चूमते हुए मुस्कुराया, आत्मा संचरण का उपयोग करते हुए उसके निचले होठों को काटा। पत्नी, सम्राट सोल स्टेज में प्रवेश करने के बाद मुझे जो पुरस्कार मिला, वह तुम सबसे अच्छा हो। मैं बेहद संतुष्ट हूँ। जब एवलिन उसे घूर रही थी तो उसकी निगाहें तेज हो गई थीं। वो आगे बढ़ी और उसके होठों को पकड़ लिया, आखिरी बार चूमा, खड़े होने से पहले अपने जुनून को गहराई से साझा किया, खुद को साफ करने के बाद कपड़े पहने। इसके बाद डेविस बाहर गया और स्टारगेज सोल रेडियंस ट्री के सामने पहुंचा और अपनी जीवन ऊर्जा से उसका पोषण करना शुरू कर दिया। निस्संदेह उसने फॉलन हेवन की ऊर्जा का उपयोग किया, जो कि कुछ स्तरों में वृद्धि हुई प्रतीत होती है, जो 9वें चरण के 6ठे स्तर की सीमा पर है, जिसका अर्थ है कि वह एक आत्मा सम्राट को बाहर निकाल सकता है, भले ही उस आत्मा सम्राट के पास अपनी आत्मा का त्याग किए बिना एक राजा सिगिल हो। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें, तो फिर उसे अपनी महिलाओं से मिलने में देरी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनका ध्यान 4 महान धर्मी संप्रदाय पर नहीं था, बल्कि प्रत्येक शिखर शक्ति आपदा प्रकाश के लिए तैयारी कर रही थी। तोड़ने के बाद एक हल्का सा बफर था जिसे उसे दूर रखना होगा ताकि उसकी नींव ढीली न हो, और उसे लगा कि वो इसका उपयोग अपनी पत्नियों के साथ समय बिताने के लिए कर सकता है। उनके मन में खर्च करने के लिए समय कम था,
इसलिए अपने समय का सावधानीपूर्वक इस तरह उपयोग करना न केवल उनके लिए बल्कि उनकी महिलाओं के लिए भी एक जीत की स्थिति थी, जो उनके द्वारा भेजे गए संसाधनों से मजबूत होंगी। जल्द ही स्टारगेज सोल रेडियंस ट्री को सक्रिय करने वाले अन्य संसाधनों के साथ वह आधे दिन के भीतर फलों को विकसित करने और उन्हें परिपक्व स्तर पर लाने में कामयाब रहे। हालांकि उनमें से किसी के पास कोई आत्मा नहीं थी, जिससे डेविस को आश्चर्य हुआ कि क्या फॉलन हेवन की जीवन ऊर्जा ठीक से काम नहीं करती थी। इससे पहले कि उसे याद आया कि सार बीज के रूप में क्या जाना जाता है, कुछ ऐसा जो बहुत सारे पेड़ मरने से पहले पैदा करेंगे। निश्चित रूप से यह आखिरी फल में भी हो सकता है, क्योंकि सभी पेड़ एक जैसे नहीं होते। इसलिए उनके पास जो विरिडियन फल था और जिसे विरिडियन फल के पेड़ में विकसित किया गया था, उसे एक सार बीज कहा जा सकता है, जिसके एक नए पेड़ में विकसित होने और सफलतापूर्वक परिपक्व होने की अधिक संभावना थी। फिर भी फॉलन हेवन की जीवन ऊर्जा ऐसी थी कि उसे लगा कि यह अभी भी एक आत्मा का जबरदस्ती पालन पोषण करने में सक्षम होगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसने डेविस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस स्टारगेज सोल रेडियंस ट्री में एक आत्मा, एक विवेक होने के कारण इसने उन फलों को आत्मा नहीं होने दी जो खाए जाने वाले थे। कितना बुद्धिमान और दयालु! डेविस मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर से पेड़ को धन्यवाद दिया, जिससे उसे दया करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने आत्मबल से 12 फल लिए और उनमें से प्रत्येक को अपने जैड कंटेनरों में डाल दिया, लेकिन एक को अपने हाथ में रख लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो योतान खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वह झुक गई। मैं चाहूंगा कि वह ऐसा करना बंद कर दे, लेकिन वह इसे चिंता और स्नेह समझ लेगी। डेविस ने फल को उसकी ओर उड़ते हुए भेजने से पहले सोचा। इससे पहले कि वह अचंभित हो जाती, योतान अचंभित रह गई। उसने जल्दबाजी में आने वाली वस्तु को पकड़ लिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे यह फल मिलेगा जिसकी लालसा कोई भी सोल किंग इतनी जल्दी करेगा, जिससे वह घुटनों के बल बैठने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये दास सम्मानित है। डेविस की भौहें हल्की सी हिल गईं, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। जैसा कि मैंने कहा, आप इसे रख सकते हैं। हालांकि यदि आप उस फल से स्टारगेज राइजन एम्परर रेडियंस पिल चाहते हैं ताकि एम्परर सोल स्टेज में प्रवेश करने की बेहतर संभावना हो, तो मुझे और अधिक प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत करें। ये कैसा होने वाला है? क्या आप फल चाहते हैं या उससे बनी गोली? योटन के जबड़े टूट गए। क्या उसका मालिक उसके लिए स्टारगेज राइजन एम्परर रेडियंस पिल बनाने को तैयार था? वह गहराई से झिझक रही थी, सोच रही थी कि क्या वह साहस कर सकती है। इससे पहले उसने कांपते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे गोली चाहिए। बहुत अच्छा, फल मुझे वापस दे दो। योतान ने फल को उड़कर नहीं भेजा, बल्कि उसके करीब आ गई और आदरपूर्वक झुककर उसे फल दिया। डेविस ने इसे उसके हाथों से ले लिया और इसे जैड कंटेनर में सील करने के बाद अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया, लेकिन उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह अपनी जगह पर जम गई। जब तक तुमने मेरे साथ अन्याय नहीं किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए डेविस ने बगीचे के आंगन से बाहर निकलते ही उसके हाथों को छोड़ दिया, जिससे स्तब्ध योटन चकित और भ्रमित आंखों से खाली जगह को घूरता रहा। लेकिन फिर उसने अचानक अपनी हथेली में एक शब्द देखा, जिसमें कहा गया था, आराम करें। योटन का मुंह खुला रह गया जब उसने डेविस की आत्मा की शक्ति द्वारा उकेरे गए निशान को देखा और शर्मा गई। उसके गालों ने एक स्वस्थ लाल रंग ले लिया, जिससे पता चला कि वह बहुत शर्मिंदा हो गई थी। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि इसकी ऊर्जा व्यावहारिक रूप से सम्राट सोल स्टेज के अंदर पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस तरह की खोज ने उसके मन को संदेह से कांप दिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मौत का सम्राट सचमुच सम्राट सोल स्टेज में प्रवेश कर गया था। फिर भी उसके हाव भाव ने उसे एक बार फिर अंदर से काफी राहत महसूस कराई, यहाँ तक कि उसके दिल में मौजूद शंकाएं भी दूर हो गईं। जैसा कि अपेक्षित था, उसे लगा कि वह सोल पैलेस को इस आदमी के पास छोड़ सकती है और खुद को तब तक उसकी सेवा में समर्पित कर सकती है। उद्धरण डॉट जब तक कब तक योतन को अचानक खोया हुआ महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसके लिए क्या होगा।
क्या वह दासी बनी रहेगी या उसकी भक्ति के लिए उसे क्षमा कर दिया जाएगा? दूसरी ओर डेविस महल के टॉवर पर लौट आया और एवलिन से मिला, उसे एक गर्म भावुक चुंबन दिया, इससे पहले कि वह साफ नीले कमल के गद्दे पर बैठ गया और सोल सम्राट ज़ीलविंडर से संबंधित एक निम्न गुणवत्ता वाला पीक लेवल सम्राट ग्रेड काल्ड्रॉन निकाला। अब तारांकन धमाके। तारांकन, उसके हाथ की एक ही लहर से मौत की ऊर्जा बढ़ गई और कड़ाही की आत्मा को घबराने से पहले ही मिटा दिया। उसने इस वफादार पर कोई दया नहीं दिखाई जो इसके शरीर में गोलियां डालने से पहले अपने मालिक के प्रति वफादार रहा। उसने सोल एम्परर एलुसिव मिस्ट के माध्यम से आवश्यक गोली सामग्री पहले ही प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह तैयार था। 2 दिन बाद उन्होंने गोलियों के मिश्रण के कई दौरों के बाद स्पिरिटलेस कड़ाही को अंदर रखा, जिससे कई स्टारगेज राइजन एम्परर रेडियंस पिल्स, स्टारगेज किंग रेडियंस पिल्स और सुप्रीम स्टारगेज रेडियंस पिल्स बनाई गईं। इस समय उनके अवतार ने वांछित गोलियां लेकर प्रवेश किया और ग्रैंड स्ट्रीम शहर की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद डेविस को स्टारगेज राइजन एम्परर रेडियंस पिल, जो कि एक उन्नत स्तर की गोली थी, को निगलने के बारे में चिंता होने लगी। पेचीदगियों को समझने और इस तरह की एक गोली बनाने से पहले उनके मिश्रण को कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा के समुद्र में देखा और सोचा कि इन समझ के बादलों के बारे में क्या करना है। आत्मा को परिष्कृत करने वाले सम्राट ज़ीलविंडर के आत्मासार ने उन्हें कई समझ वाले बादल प्राप्त करने की अनुमति दी। एक प्रकाश नियम के लिए था और दूसरा पवन नियम के लिए था। वे दोनों गूढ़ इरादे के स्तर से काफी ऊपर थे, जिससे डेविस खुशी से मुस्कुराया। एक बार फिर महसूस किया कि सोल सम्राट ज़ीलविंडर को गुलाम बनाने के बजाय उसे मारना सोल पैलेस को निशाना बनाने के लिए उसका सबसे अच्छा निर्णय था। अन्य समझ के बादल भी थे, लेकिन वे इतने छोटे थे कि वे शायद अस्तित्व में ही नहीं थे, इसलिए वह सोच रहे थे कि बाद में फियोरा के लिए पवन कानूनों को छोड़ते समय प्रकाश कानूनों को बचाने का निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए। अब उन्होंने एडवांस्ड टियर स्टारगेज राइजन एम्परर रेडियंस पिल ली, जिसे उन्होंने परिष्कृत किया और अपने मुंह में डाल लिया। गोली का सार तुरंत उसके गले में घुल गया, जैसे कि यह एक मधुर पदार्थ से बना हो, इससे पहले कि सार मेरिडियन मार्गों का उपयोग करते हुए सीधे उसकी आत्मा के समुद्र की ओर चला जाए। जो समझ एक बार उसकी समझ में नहीं आ पाती थी, जैसे जैसे वह अपनी सीमा तक पहुंचता गया, एक बार फिर से सामने आई, इस बार अपनी अस्पष्टता के बावजूद अधिक पहचानी जाने योग्य और अधिक बोधगम्य। हालांकि वह अंततः स्टारगेज राइजन सम्राट रेडियंस पिल के आकर्षण को समझ सका, उसने आत्मा के रहस्यों को समझने में देरी नहीं की, जबकि आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित किया, लगातार अपनी रुकी हुई समझ को बढ़ाया। अध्याय 1648 लाल आंखों वाली महिलाएं। ग्रैंड स्ट्रीम शहर में एक आकृति पर्पल गेस्ट पैलेस में घुस गई, लेकिन एक आकृति ने उसे रोक लिया। डेविस। जब डेविस ने खुद को प्रकट किया और एक हार्दिक मुस्कान प्रदर्शित की, तो आकृति ने नर्म लेकिन हर्षित आवाज के साथ पुकारा, नादिया, जब मैं छिपा हुआ था तब भी तुम मुझे ढूंढने में सक्षम थी। नादिया सीधे अपने मानवीय रूप में परिवर्तित हो गई और उसने झपट्टा मारकर उसे गले लगा लिया। अलग होने से पहले उसने कुछ नहीं कहा और हल्के से मुस्कुरा दी। डेविस ने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें पर्पल गेस्ट पैलेस के गलियारों और हॉलवे में आंतरिक रूप से घुस रही थीं, क्योंकि उसकी आत्मा की भावना अबाधित थी। उसने किसी भी कमरे में प्रवेश नहीं किया, लेकिन देखा कि पूरा महल खामोश था। बाकी लोग कहाँ हैं? वे सभी खेती कर रहे हैं। नादिया की मुस्कान चंचल हो गई, जिससे डेविस मुस्कुराने लगा। नादिया, क्या तुमने ये सोचा था कि तुम्हें हम इंसानों की तरह विकसित नहीं होना पड़ेगा? हे, वो झिझक रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अपनी सुंदर मुस्कान के साथ खिलखिलाने से पहले ही पकड़ लिया गया था। डेविस ने हंसते हुए कहा, उसे अपने चरित्र में कुछ बदलाव देखकर खुशी हुई, जो इस अज्ञात मृत्यु जिम्मेदार भेड़िया प्रजाति के उत्परिवर्तन के बाद ठंडा हो गया था। ऐसा लगता है जैसे इंसानों, उसकी साथी बहनों के साथ जुड़ाव ने उसके दिल में मौजूद उत्साही महिला को बाहर ला दिया। वह देख सकता था कि नतालिया और अन्य लोगों ने कहा था कि वे नादिया के साथ संवाद करने और उसे उनमें से एक के रूप में स्वीकार करने की पूरी कोशिश करेंगे,
हालांकि उसे लगा कि यह अफसोस की बात है कि वो उनके विकास को एक साथ देखने के लिए उनके साथ नहीं था। धिक्कार है तुम पर, आपदा प्रकाश। भौहें तनने से पहले उसने मन ही मन शाप दिया। इसी समय पर्पल गेस्ट पैलेस में किसी और ने प्रवेश किया, जिससे वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके सामने घूंघट किए हुए एक सुडौल महिला दिखाई दी। उसके पास खूबसूरत रक्त लाल बाल, एक जोड़ी तीखी लाल आंखें, एक नाक और गहरे लाल रंग के होंठ थे। कोई भी पुरुष उसे 3 बार से अधिक देखने की इच्छा महसूस करेगा, क्योंकि इस महिला में थोड़ी कामुकता के साथ एक प्रकार का लालित्य मिश्रित है। हालांकि जब उसने डेविस और नादिया को ऊपर तैरते देखा तो वह अचानक रुक गई। उसकी लाल पुतलियां कांपने लगी। अचानक उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे जब उसने उन्हें अपने स्तर पर उतरते देखा। डेविस ने मुस्कुराने से पहले उसे असभ्य तरीके से अपनी निगाहों से देखा। तथ्य यह है कि आप स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने मो मिंगजी की स्वीकृति अर्जित कर ली है। उद्धरण चिन्ह। यंग ब्लड डेमोनेस ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी आंखों में घृणा भरी दृष्टि से देखा। क्या तुम अब भी मुझ पर क्रोधित हो कि मैंने तुम्हारी टांगें फाड़ दी, अभिनय करके तुम्हें डरा दिया, मानो तुम्हारी पवित्रता छीन ली हो और तुम्हें अपनी शक्ति से पीछा करने पर मजबूर कर दिया? क्या मैं ये कहूँगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे दिल की गांठ सुलझ जाएगी? उद्धरण चिन्ह। डेविस ने पूछा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उसने आह भरी और कंधे उचकाए। विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। अपने आप को व्यवस्थित करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। इंतज़ार। श्लेया की तेज आवाज़ गूंज उठी, जिससे डेविस, जिसने अभी अभी घूमना शुरू किया था, रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपना मुंह खोला। क्या आप मो मिंगजी के अनुरोध पर सहमत क्यों हुई? आपने अपनी पहचान बचाने और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे दूसरी बार क्यों नहीं मारा? डेविस ने उसकी जटिल अभिव्यक्ति को देखा, समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस प्रकार का उत्तर देना चाहिए। उत्तर देने से पहले उसने कुछ क्षणों तक विचार किया। व्यक्तिगत रूप से, मुझे पता है कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है, एक दर्शक, लेकिन आप पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्लेज विला के साथ एक मजबूत रिश्ता है, इसकी युवा मालकिन होने के नाते। यह आपकी शक्ति है जो मुझे जाने नहीं देगी। इसलिए मैंने आपको बंधक बनाने में संकोच नहीं किया, और मुझे परवाह नहीं थी कि मैंने आपका जीवन बर्बाद कर दिया या नहीं, क्योंकि आप दुश्मन के थे, भले ही आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। मुझे नहीं पता था कि एक दुष्ट मार्ग की शक्ति धार्मिक मार्ग की तुलना में पवित्रता को अधिक महत्व देगी, इसलिए मेरे द्वारा तुम्हें घायल करने के बाद तुमने जो मार्ग अपनाया वह मेरी कल्पना से भिन्न था। मिंगजी ने दावा किया कि तुम निर्दोष हो, और मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया, यह महसूस करते हुए कि तुम्हारे पास खुद को छुड़ाने का एक मौका है, जैसे वह मुझसे खुद को छुड़ाने की उम्मीद करती है। खुद को छुड़ाओ। यंग ब्लड डेमोनेस की पुतलियां कांप उठीं। किससे? दुष्ट मार्ग। डेविस ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा तभी करूँगा जब मैं ये निर्णय कर लूँगा कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, और यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, तो दुष्ट रास्ता आपको शोभा नहीं देता। आपको ये पहले से ही अपने दिल में कहीं पता होना चाहिए, है ना? डेविस का सवाल सुनकर यंग ब्लड डेमोनेस ने खुद को सीधा करने और उसकी ओर चलने से पहले एक कदम पीछे लिया। हालांकि वह नहीं रुकी और उसकी दृष्टि क्षेत्र से हटकर उसके पास से चली गई। उसे क्या हो रहा है? डेविस को नहीं पता था, न ही उसने ज्यादा सोचने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके पास अन्य महिलाएं बहुत हैं। सबसे पहले उसे उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो उसकी मृत्यु शैया पर उसके साथ सच्चे थे, उसकी चिंता कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे और उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। ये महिलाएं अनमोल लोग थीं जिन्हें पाकर वह खुश था। जहाँ तक श्लेया के खतरे की बात है,
वह देख सकता था कि भले ही मो मिंगजी ने उसे घूमने फिरने की आज़ादी दी थी, लेकिन उसकी खेती अभी भी बंद थी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, जबकि उसका पूरा परिवार ऐसे गहने पहनता था जो वास्तव में उच्च स्तरीय सम्राट ग्रेड सुरक्षात्मक कलाकृतियां और उससे ऊपर के थे, तो उसे डरने की क्या बात थी। हालांकि वो किसी और चीज से अचंभित था। उसने अभी भी लोगों को यह नहीं बताया है कि मैं, मृत्यु का सम्राट, अभी भी जीवित हूँ। क्या यह मो मिंगजी के कारण है? या वो नहीं जानता था कि क्या वो केवल जीवन चाहती थी और जानती थी कि जीने के लिए उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसे बहुत पागल लग रही थी, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह जानती थी कि वह कम से कम 9वें चरण में था, भले ही वह नहीं जानती थी कि वह मृत्यु का सम्राट था। जब वह अपने माता पिता के कमरे की ओर चला तो इसने उसे थोड़ा परेशान किया। हालांकि चूंकि हर कोई वास्तव में खेती कर रहा था, वह वास्तव में उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में खेती नहीं कर रहा था और न ही उसे खेती करनी चाहिए। वो उस व्यक्ति के कमरे की ओर चला और दरवाजे को धक्का देकर खोला, बिना खटखटाए अंदर प्रवेश किया। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, डेविस। एक आनंदमय मधुर आवाज गूंज उठी, जबकि डेविस थोड़ा धीमा हो गया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति मुस्कुराहट पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शर्ली। जैसे ही उसने उस महिला का नाम लिया जिससे वह गर्भवती हुई, डेविस सीधे उसकी ओर चला, लेकिन अचानक आधे रास्ते में रुक गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसने अपना सिर और नीचे करने से पहले उसके पेट पर हल्की सी उभार को देखा। मैं सचमुच एक बदमाश हूँ। वह कांप उठा जबकि शर्ली की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति चिंता में बदल गई। खुद को दोष मत दो। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप इस समय हमारे साथ नहीं रह सकते। पूरी तरह से जानते हुए कि यह डेविस का अवतार था, वो उसके करीब गई, दूरी कम करते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। एक समय आएगा जब आप हमारे बच्चे और मेरी देखभाल करने में सक्षम होंगे, दूसरों की देखभाल करेंगे। उससे पहले आपको हमारे लिए, अपने लिए मजबूत बनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डेविस को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से प्यार मिल गया हो, क्योंकि उसने देखा कि उसकी लाल आंखें प्यार से भरी थीं। उसकी बातें सुनने में इतनी अद्भुत थीं कि उसे लगा जैसे वह गर्भावस्था के समय उसके साथ न रहने के लिए खुद को माफ कर सकता है। उसने उसके हाथ पीछे पकड़ लिए और चिंता से उसकी ओर देखा। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में क्या? तुम ठीक हो? ठीक है। बच्चा कैसा है? शर्ली मुस्कुराते हुए अपनी शर्मीली और चंचल मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। ठीक है, जब मेरी साथी बहनें मेरी देखभाल कर रही हैं जैसे कि मैं उनकी महारानी हूँ, तो मैं बेहद संतुष्ट महसूस करती हूँ, और चूंकि मेरी देखभाल की जा रही है, बच्चा भी ठीक है। वास्तव में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने होठों को सिकोड़ने से पहले उसने अपना पेट रगड़ा। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की? सिर हिलाने से पहले डेविस की आंखें चमक उठीं। नहीं, नहीं बता सकता। शर्ली खुशी से खिलखिला रही थी जबकि डेविस बस उसे घूर रहा था, उसे प्रसन्न देख रहा था। यह उसके लिए यह महसूस करने के लिए काफ़ी था कि उसने शर्ली को निराश नहीं किया है। हालांकि उसे बुरा लग रहा था कि वह उसकी देखभाल करने के लिए अपने मुख्य शरीर के साथ यहाँ नहीं था जैसा कि उसे करना चाहिए। क्या? उसके घूरने से शर्ली की आंखें झपक गईं और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, शर्ली। उद्धरण चिन्ह। हर्षित मुस्कान दिखाने से पहले शर्ली आश्चर्यचकित हो गई। ये ठीक है, आपने पहले ही मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया है। डेविस ने अपना सिर हिलाया। अपनी बहुमूल्य चीज का बलिदान देकर एक मरते हुए आदमी को बचाने के लिए आपके लिए कोई भी धन्यवाद पर्याप्त नहीं होगा। शर्ली, अगर मैं वहां नहीं होता तो भी आपके सामने एक जीवन था। जीज, शर्ली ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। यदि आप इसे ऐसे कहेंगे, तो आप मुझे अपने आप पर अत्यधिक गर्व महसूस कराएंगे। खुद पर गर्व करो, तुम इसके लायक हो। शर्ली ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपनी मासूमियत से आपको बचाने पर गर्व है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक अर्थ देता है जिसके साथ आप सोए थे या सोने जा रहे थे, जिससे मुझे स्वार्थी खुशी हुई। ऐसा कहकर वह गहराई से मुस्कुराई जबकि डेविस हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किसने सोचा होगा कि मेरी मृत्यु शर्ली के लिए मेरे दिल को फंसाने और मुझे उसकी साथी बहनों से छीनने का सुनहरा अवसर होगी। आह, आप इसे इस तरह नहीं रख सकते। शर्ली चंचल होकर उसकी छाती पर हाथ मारते हुए चिल्लाई। अगर मैं न होता तो तुम्हें कौन बचा पाता? तुम्हारी छोटी बहन। आह, शर्ली ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी पुतलियां कांपने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्लारा के गुणों की रक्षा के लिए कुछ ऐसा कहा है जिसके बारे में उसे बात नहीं करनी चाहिए। स्तब्ध होकर डेविस की हंसी रुक गई। फिर अगले ही पल सन्नाटा छा गया, जिससे उनके बीच अजीब माहौल बन गया। शर्ली अंदर ही अंदर खुद को डांट रही थी कि उसने अपना चंचल मुंह बंद रखा। हो सकता है कि वह इस मामले पर बात करने के लिए किसी जानलेवा हमले की शक्ल में सामने आई हो, लेकिन उसकी ओर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखते हुए उसने कहा, क्षमा करें, नहीं, ये ठीक है। डेविस ने अपना सिर हिलाया। क्लारा उस पद्धति से मुझे बचाने में सक्षम नहीं होती क्योंकि आइस फीनिक्स मालकिन ने उसे अमर विरासत में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। हाँ, शर्ली ने अपने शब्दों को जारी रखा। मैंने सोचा कि हम शायद आइस फीनिक्स मालकिन से बात कर सकते हैं और उसे क्लारा को फिर से अंदर आने के लिए मना सकते हैं। चूंकि क्लारा को अपनी बेगुनाही का त्याग करने की आवश्यकता खत्म हो गई है, उसे एक बार फिर अंदर आने की अनुमति दी जानी चाहिए, है ना? डेविस ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति संदेहपूर्ण हो गई। क्या आपको लगता है कि आइस फीनिक्स मालकिन जैसा दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति है जिसने लगभग पूर्ण उम्मीदवार को दोबारा प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है? क्या आइस फीनिक्स मालकिन वास्तव में अपने शब्द वापस ले लेगी और क्लारा को उसकी अमर विरासत में वापस ले लेगी? अध्याय 1649 सबसे खुश आदमी। मैं। उसकी अभिव्यक्ति निराशावादी होने से पहले शर्ली ने कुछ क्षण सोचा। हालांकि उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि यह एक कोशिश के लायक है, भले ही हम आइस फीनिक्स मालकिन को मनाने में कामयाब हो या नहीं। गहराई से सिर हिलाने से पहले डेविस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सच है, क्लारा ने मुझे बचाने के लिए इतनी दूर तक कोशिश की, और मैं ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी कि उसे उसके संसाधन प्राप्त हों। उस अंत तक, मैं विपरीत रूप से हेवन मैंडेट टेम्पल की यात्रा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे क्लारा को एक और मौका देने के लिए आइस फीनिक्स इमोर्टल से पूछने पर पुनर्विचार करना होगा। अच्छा, शर्ली ने जोर से सिर हिलाया। मैं भी आ रही हूँ। क्यों? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्योंकि मुझे फायर फीनिक्स इमोर्टल की विरासत में मिली है। आइस फीनिक्स पर मेरा प्रभाव किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक है, ठीक है? डेविस अपना सिर हिलाने से पहले ही हिल गया। मैं तुम्हें हमारे बच्चे, शर्ली के साथ उस अमर विरासत के करीब नहीं जाने दूंगा। नहीं, शर्ली ने कहा, फीनिक्स मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बजाय, फायर फीनिक्स मालकिन को पता है कि मैं एक आदमी से प्यार करती हूं और मुझे अपने विचारों और लक्ष्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम चढ़ते हैं तो मैं सचमुच उनकी इच्छाएं पूरी करती हूं, इसलिए आखिरी चीज जो वे करेंगे वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मतलब नहीं। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि शर्ली की आंखें सिकुड़ गईं। आप इस बारे में तर्कसंगत नहीं हैं, डेविस। डेविस की आंखें कांप गईं और उसने अपने दांत भींच लिए। आप इस बारे में सही हैं। मैं आपको खतरे का सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मैं इस मामले में तर्कसंगत नहीं हूँ। वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस। विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस। इससे पहले कि उसके होठों पर एक स्वार्थी लेकिन हार्दिक वक्र दिखाई दे, शर्ली ने पलकें झपकाईं। हालांकि जैसे ही उसके कंधे झुके, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। तुम्हारी छोटी बहन भी मेरी छोटी बहन है। मैं बस मदद करना चाहता था। मुझे पता है, क्लारा भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन ये दूसरों की मदद करने का समय नहीं है।
तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना होगा। मैं पहले से ही एक बुरा पिता साबित हो रहा हूँ। क्या तुम एक बुरी माँ बनना चाहती हो जो अपने बच्चे की सुरक्षा को जोखिम में डालती है? जल्दी से अपना सिर हिलाने से पहले शर्ली का मुंह खुला रह गया। डेविस के लिए उत्तर स्पष्ट हो गया क्योंकि उसने अंदर से राहत की सांस ली। लेकिन हमारे पास शायद पूछने का केवल एक ही मौका है। मेरे बिना हम इसे जोखिम में नहीं डाल सकते। शर्ली ने अपने होंठ काटे, जिससे डेविस गंभीरता से सोचने लगा। वास्तव में उसने शर्ली के विचारों से इनकार नहीं किया क्योंकि वह भी इस बात से सहमत था कि वह अधिक प्रभाव रखती है और यदि वह फीनिक्स से बात करती है तो वह अधिक आश्वस्त होगी। ये सिर्फ तथ्य था कि उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था, जिससे उसे जोखिम कारक में डालने की अनुमति नहीं मिली। शायद वो इसके बारे में अत्यधिक सतर्क था, लेकिन पटरी से उतरी किस्मत को देखने के बाद उसे पता चला कि वह फॉलन हेवन की विकृत किस्मत पर जी रहा था। यह नहीं कहा जा सकता कि यह जानबूझकर या अवचेतन रूप से उसे स्वर्ग या नर्क देने के लिए कैसे मोड़ देगा। फिर भी कुछ देर सोचने के बाद वह इतना ही कह सका, मुझे लगता है कि जब आप हमारे बच्चे को जन्म देंगी, उसके बाद शायद हम आपसे मिल सकें। फिर उसके भावों को अजीब होते देखकर उसने आगे कहा, लेकिन हाँ, समय बर्बाद हो रहा है, और अगर हम दोनों करना चाहें तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शर्ली ने नीचे देखते हुए अपने होंठ भींचे। दोबारा बोलने से पहले डेविस ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। शर्ली, अगर तुम चुपचाप बाहर निकलने की सोच रही हो, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। शर्ली ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसे टोकते हुए कहा, मेरा मतलब है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन जब तक मेरा बच्चा है तब तक मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। डेविस मदद नहीं कर सका लेकिन राहत में मुस्कुराया। इस महिला की हरकतें कभी कभी उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से परेशान करने में उल्लेखनीय थीं। हालांकि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होने और अपनी छोटी बहन को उसकी खोई हुई विरासत तक पहुंच वापस पाने में मदद न कर पाने के कारण थोड़ा बुरा लगा। उसने ये भी सोचा कि क्या ये संभव है कि नतालिया विरासत पर कब्जा कर सकती है, लेकिन वह आइस फीनिक्स इमोर्टल द्वारा निर्धारित आयु सीमा से अधिक थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने उसकी मासूमियत को छीन लिया, जबकि पवित्रता भी एक आवश्यकता बनी रही। हालांकि क्लारा की मदद से उसके पास आइस फीनिक्स इमोर्टल का पतला रक्तसार था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इन सभी बातों का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब वह जाकर आइस फीनिक्स इमोर्टल का सामना करे, लेकिन संभावना यह है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या उस पर हमला भी किया जाएगा। केवल शर्ली के पास उनके साथ बातचीत करने का उचित मौका था। ये सब सोचते हुए, भले ही उसके दिमाग ने कहा कि शर्ली बिल्कुल सही थी, फिर भी वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। उसे छोड़ दें। 4 महान धर्मी संप्रदायों के साथ क्या हो रहा है? केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है। स्वर्ग जनादेश मंदिर, आपने कहा, वे भी 4 महान धर्मी संप्रदायों में से एक हैं, ठीक है? शर्ली ने पूछा, जबकि डेविस ने सिर हिलाया, जिससे वह आहें भरने लगी, ये याद करते हुए कि उनके दोनों पक्षों में थोड़ा असंतोष था। उन्हें उम्मीद थी कि अंत में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये 4 महान धर्मी संप्रदायों और उनके कार्यों पर निर्भर था। उसे बस यही उम्मीद थी कि उनका बच्चा इस आगामी टकराव में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह जानती थी कि वह कमजोर हो जाएगी। बनिंग फीनिक्स रिज में चीजें कैसी हो गई हैं? उसके विचार आगे बढ़े। ये काफी अच्छा था क्योंकि मैं कहूँगा कि मैं उनसे परिचित होने में सक्षम था। डेविस मुस्कुराया, जिससे शर्ली की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। ओह, यह अच्छा है। मुझे अधिक राहत मिली है। एस्वेल और फ्रेया के बारे में क्या? मेरा कोई संपर्क नहीं है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, शर्ली। वे सुरक्षित हैं और पूर्वज कॉर्नेलिया उनकी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं, या शायद उन्होंने आपको बनिंग फीनिक्स रिज से बांधे रखने के लिए उन्हें अपने पास रखा है। किसी भी मामले में मैंने देखा कि वे दोनों सुरक्षित थे। आश्चर्यजनक। ये सुनकर शर्ली खुश हो गई कि वे सुरक्षित हैं।
वो उनके बारे में चिंतित थी क्योंकि उसने उन्हें बर्निंग फीनिक्स रिज में छोड़ दिया था, इसलिए ये जानकर खुशी हुई कि वे काफी सुरक्षित थे। खैर, वो जानती थी कि फ्रेया सुरक्षित है क्योंकि उसका जानवरों को वश में करने का समझौता अभी भी सक्रिय था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एस्वेल के साथ क्या हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूर्वज कॉर्नेलिया द्वारा सीधे शिष्य के रूप में लिया गया था। डेविस ने जो कहा उसे सुनकर कम से कम उसने यही अनुमान लगाया। आओ, पहले बैठें। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पास के शानदार मखमली सोफे पर ले आए और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसे बाहों में जकड़ लिया। क्या, जब हम बात करते हैं तो मैं कुछ मिनट तक ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जरूर, डेविस ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ा और उसे बगल से गले लगा लिया। 1-2 मिनट तक चुप रहकर एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए वे अपने अतीत और भविष्य के बारे में बात करने लगे। शर्ली को ये सुनने में बहुत दिलचस्पी थी कि उसे क्या कहना है, जबकि डेविस ने उससे शादी करने की अपनी योजना के बारे में भी कुछ प्रकाश डाला, जिससे वह उस विषय पर गहराई से शर्मा गई जिसे एक बार खत्म कर दिया गया था। रात होने तक चली ये सारी बातचीत इतनी गर्मजोशी भरी थी कि शर्ली संतुष्ट नजर आई। डेविस ने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया, जबकि उसने देखा कि अन्य लोग अभी भी खेती में थे, जबकि नादिया अपने गश्त पर थी क्योंकि वह बहुत पहले ही चली गई थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि अपने कमरे में लौटने से पहले क्या करना चाहिए और सोल पैलेस की लाइब्रेरी से अर्जित ज्ञान को पचाना शुरू कर दिया। कुछ दिन इसी तरह बीते। फियोरा प्रकट हुई और सीधे शर्ली के पास गई, उसकी देखभाल करने के लिए। वो उसकी आत्मा की समझ में थी और वह देख सकती थी कि ये दोनों चंचल महिलाएं बहुत अच्छी तरह से घुल-मिल गईं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बारे में भद्दे मजाक भी करती थीं। अपने स्तर के कारण डेविस आसानी से एक साथ कई काम करने में सक्षम था और वह अपने बंधन से बहुत संतुष्ट हो गया और उसे उम्मीद थी कि वे सभी शर्ली के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हालांकि ये देखते हुए कि शर्ली का बच्चा था, वह समझ गया कि वह इस परिवार की वीआईपी बन गई है। इसके बाद जैसे ही फियोरा ने सुना कि वह यहाँ है, वह आश्चर्यचकित हो गई। शीघ्र ही शर्ली को छोड़कर उसके पास दौड़ी, उसके कमरे में प्रवेश किया और जब उसने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी ओर छलांग लगा दी। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत याद किया है, फियोरा जरूरतमंद की तरह मुंह बनाकर चिल्लाई, जबकि डेविस केवल व्यंग्यात्मक ढंग से हंस सका और माफी मांग सका, जबकि शर्ली की तरह ही जवाब मिला कि वो परिस्थितियों को समझती है और अपना समय लेने की हिम्मत नहीं करेगी। छेड़खानी करते समय, उसके साथ कुछ समय बिताते हुए उसे कुछ और आत्मविश्वास देना था, इससे पहले कि वो उसके जाने के बाद एक बार फिर ज्ञान को पचाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे। इसी तरह बाद के दिनों में सभी महिलाएं बारी बारी से खेती से बाहर आईं, जैसे कि वे छुट्टी ले रही हों और शर्ली से मिलने गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके बारे में सुना, वे दौड़कर उसके पास आ गईं। उनके कार्यों से उसे पता चला कि वे उससे कितना प्यार करते थे और उसे उनके कार्यों को देखने में खुशी हुई जैसे कि वह एक बच्चा था जो अपने प्रियजनों से ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति हो। अध्याय 1650 निर्दोष। एक दिन डेविस ने उन सभी को इकट्ठा किया, जबकि मो मिंगजी उस दिन आने वाले आखिरी व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से खेती पर ध्यान केंद्रित किया था। शायद उन्हें दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि उनके पास सबसे कम खेती थी। जब वह प्रकट हुई तो वह सबके सामने थोड़ी शर्मीली लग रही थी क्योंकि वह खुद को उसे गले लगाने और चूमने की कोशिश करने से नहीं रोक सकी, यह नहीं जानते हुए कि यह उसका आत्मा शरीर था। अंत में जब उसे पता चला तो उसे इसके बारे में शर्मिंदा होना पड़ा। आपने हमें किस लिए इकट्ठा किया, डेविस? इसाबेला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उम्मीद से डेविस की ओर देखा और गैलरी की ओर भी देखा। उसे खुशी महसूस हुई कि वे इस तरह इकट्ठा हो सके और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो एवलिन के साथ अपने मुख्य शरीर के साथ यहाँ होगा। इससे उसकी आंखों में एक आदर्श दृश्य बन जाएगा। आखिरकार उसे महसूस हुआ कि उस निराशाजनक स्थिति में भी उसने उन सभी को एक साथ रखने के लिए बहुत मेहनत की। उसने उन्हें जो समर्थन दिया, उन्होंने उसे जो समर्थन दिया, उसने उनमें से किसी को भी न भूलने की कसम खाई, विशेषकर नतालिया और फियोरा को,
जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह अपने बुरे समय में भी मुस्कुराए। डेविस ने आखिरी बार अपनी नज़रें झुकाने और बोलने से पहले मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हर कोई, मुझे पता है कि जब मैंने आप सभी को विकास के लिए संसाधन प्रस्तुत किए और खेती करने के लिए कहा तो मैं आप सभी को परेशान कर रहा हूँ। फिर भी, मैंने सोचा कि आप शायद अपनी प्रतिभा देखना चाहेंगे क्योंकि इससे आपको अपने भविष्य के रास्ते और अपनी खेती को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों की संख्या की गणना करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मुझे पता है कि आप में से कुछ के पास कम प्रतिभा हो सकती है, लेकिन यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे परिवार में एक चीज़ जो वास्तव में मायने रखती है वो ये है कि आप मेरे प्रति वफादार हैं या नहीं। मेरी सुंदरियों के लिए मेरा प्यार कम प्रतिभा जैसी छोटी सी चीज़ के लिए कभी कम नहीं होगा, इसलिए आप में से किसी को भी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि यह मूर्ख आप में से किसी को भी छोड़ देगा। टीच, मो मिंगजी ने अचानक अपनी जीभ चटकाई। क्या आपको एक ही समय में कई महिलाओं से अपने प्यार का इजहार करने में शर्म नहीं आती? विकृत, क्या तुम्हें उस दुष्ट के साथ रहने में शर्म नहीं आती? डेविस उकसाने पर अपनी भौहें ऊपर उठाता रहा, जिससे मो मिंगजी को चुलबुले रवैये के साथ मुस्कुराना पड़ा और उसने अपने होंठ काटे। अन्य लोग थोड़ा चकित हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे का अपमान कर रहे थे, फिर भी स्नेह से भरे हुए थे, जैसा कि उनकी आंखों में स्पष्ट था। डेविस, हम पहले से ही जानते हैं कि आप एक सौम्य और दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन आप थोड़े अतिवादी भी हैं, हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद है। इसाबेला ने इशारा करते हुए कहा, आपके पास ये संतुलन है जिससे हम गहराई से आकर्षित हैं और आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट हैं। इसलिए, आपके प्रयास में आपका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि आप हमें नहीं भूलेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़े मूर्ख हैं जैसा कि बड़ी बहन कहती है हे। आहा, उद्धरण चिन्ह। इसाबेला खिलखिला उठी, जिससे सभी लड़कियां हंसने में उसके साथ शामिल हो गईं, जबकि डेविस भी मूर्खों की तरह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी महिलाएं उस पर गिरोह बना रही थीं, और मो मिंगजी विशेष रूप से जोर से बोल रही थी और उस पर हंस रही थी जैसे कि वो एक कार्टून चरित्र हो, लेकिन उनके बीच इस तरह का बंधन देखकर यह उसके लिए उन्हें वापस न छेड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक था। तो ठीक है, चलो शुरू करें। डेविस ने सिर के आकार का एक गोलाकार पत्थर निकाला। इक्वल्स, अधिक खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी अन्वेषण करें। अली एक्सप्रेस, वो सब कुछ ढूंढें जो आप चाहते हैं। अली एक्सप्रेस, बेहतर खरीदारी करें, अधिक बचत करें। अली एक्सप्रेस, विशेष डील जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अली एक्सप्रेस। कुछ देर बाद एक सजे धजे कमरे में लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला मौजूद थी। वो बस अपने पैर लटकाए हुए एक सोफे पर लेटी हुई थी, तभी एक दरवाज़ा खुला और एक अन्य काले बालों वाली महिला अंदर आई। उसका चेहरा तेज और साहसी था, जो सोफे पर लेटी हुई महिला के समान था। स्लेया, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि डेविस वापस आ गया। तुम्हारी वजह से मैंने खुद को शर्मिंदा किया, उसके सामने शर्मसार होने का अभिनय किया। यह मेरे चेहरे का कितना बड़ा नुकसान है। जब मो मिंगजी ने अपने माथे पर हाथ रखा तो उसकी सुरीली आवाज़ गूंज उठी। श्लेया के हाथ में आधा खाया हुआ लाल रंग का फल था। उसने बस अपना हाथ उठाया और काट लिया जैसे कि वह पॉपकॉर्न खा रही हो। मेरी कोई चिंता नहीं, इतना उदासीन मत बनो, मो मिंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है कि आपने उससे बात की थी और उससे कुछ जवाब मिले थे। क्या आप संतुष्ट थे? श्लेया ने मो मिंगजी की ओर देखा, उसकी लाल आंखें रक्त लाल चमक से चमक रही थीं। पहले मेरी खेती पर लगी सील हटाओ। ओहम्मा, नहीं, मो मिंगजी ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। मुझे बताओ कि तुम पहले दुष्ट रास्ता छोड़ रहे हो, और मैं डेविस से तुम्हारी खेती पर लगी मुहर हटाने के लिए कहूँगा। श्लेया मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरते हुए बोली, तुम दोनों मुझे दुष्ट मार्ग छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? ये हास्यास्पद है। मैं अपने जीवन जीने के तरीके के रूप में धर्म का मार्ग नहीं अपनाऊंगी। ओह हाँ, मेरे आपको ये दिखाने के बाद भी कि एक धर्मी मार्ग वाला शहर कैसा होता है। हाँ, यह पाखंड है।
श्लेया के जारी रखने से पहले उसका तुरंत जवाब सुनते ही मो मिंगजी के होंठ हिल गए। सभी लोग पाखंडी हैं, जिनमें दुष्ट मार्ग के लोग और मैं भी शामिल हैं। हालांकि धर्म मार्ग के लोग वे विशेष पाखंडी हैं जहां वे सार्वजनिक रूप से एक तरह से और अपने घर के अंदर दूसरे तरीके से कार्य करते हैं। मो मिंगजी ने सिर हिलाया। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन कम से कम आप सुरक्षित थे क्योंकि किसी ने आप पर हमला नहीं किया, है ना? सुरक्षा, श्लेया ने सिर हिलाते हुए उपहास किया। ये निरर्थक और ठोस है यदि इसे किसी की अपनी ताकत से प्राप्त नहीं किया गया है। जब मैं बाहर गई तो पुरुषों ने मुझ पर लार टपका दी। वे स्पष्ट रूप से मुझे अपनी महिला बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। मेरी खेती के कारण नहीं, क्योंकि यह सील है, मुझे एक आसान लक्ष्य बना रहे थे, बल्कि उनके जीवन को नियंत्रित करने वाले भूमि के कुछ नकली कानूनों के कारण। दूसरी ओर, अगर मैं इस तरह दुष्ट रास्ते पर निकल जाती तो पुरुष निश्चित रूप से मेरा शिकार करेंगे और मुझे जीत लेंगे, जैसा कि योग्यतम के जीवित रहने के कानून के साथ होना चाहिए। वे अपने सच्चे इरादों को नहीं छिपाते हैं। सभी यहाँ के लोगों की तरह हैं। यहीं पर हम दुष्ट पथ के लोग अलग अलग हैं। हम जो हैं उसकी एक स्पष्ट छवि बनाए रखते हैं और उसे अपनाने के लिए उसे नहीं बदलते हैं। यह आपके आदर्श हैं और आप जिस दुष्ट मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं वो उपयुक्त नहीं है। मो मिंगजी ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ हस्तक्षेप किया। मैं वहां आपके साथ था और वहां सब कुछ हत्या, तोड़फोड़ और लूटपाट था। आप इसे एक स्पष्ट छवि कहते हैं। क्या आपका मतलब यह नहीं है कि एक दुष्ट चरित्र के रूप में उनकी ईमानदारी सत्यापित है? जब मो मिंगजी जारी रहा तो श्लेया की भौहें सिकुड़ गईं। धार्मिक मार्ग में बहुत से लोग षड्यंत्रकारी, लालची, अवसरवादी कमीने और कुतिया हैं, लेकिन सोचिए क्या, धर्म मार्ग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ईमानदार चरित्र के रूप में अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा डेविस ऐसा चरित्र है या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसे एक ऐसे चरित्र के रूप में देखता हूं जो वह कहता है जो वह करता है। मो मिंगजी कांप उठी और उसने श्लेया की ओर इशारा किया। वह गर्म लग रही थी। दूसरी ओर, आप एक ऐसी महिला जिसने दुष्ट रास्ते में एक भी निर्दोष की हत्या नहीं की है, स्पष्ट रूप से उन विचारों से ग्रस्त है जो आपके दयालु हृदय के अनुरूप नहीं हैं। हे उद्धरण चिन्ह। श्लेया ने अचानक हंसना शुरू कर दिया, जिससे मो मिंगजी ठिठक गई और खुद को पीछे मुड़कर देखने लगी कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। जब श्लेया ने अपनी हंसी रोकी और तीखी निगाहों से बोली, निर्दोष, मैंने एक को मार डाला है और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मो मिंगजी स्तब्ध हो गए। ये ऑल सीइंग टावर्स द्वारा उसे प्रदान की गई चीजों से भिन्न था। फिर भी अभी भी विश्वास है कि वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से श्लेया के साथ थी और उन कार्यों की गवाह थी जिसने उसके सहित अन्य लोगों को बचाया। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन महसूस किया कि कोई कारण अवश्य होगा। क्यों? मो मिंगजी के जटिल स्वर को सुनकर श्लेया उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या आप नहीं जानते कि दुष्ट मार्ग पर चलने वाली शक्तियों के बच्चों को स्वयं को दुष्ट मार्ग पर ढालने के लिए अनुष्ठान से गुजरना होगा? मुझे इससे छूट थी क्योंकि मेरे पिता और माता को ब्लड प्लेज विला में दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे विला मास्टर के आदेश के कारण 5 साल की उम्र में संस्कार से गुजरना पड़ा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मैं उसका सिर काटूंगा, और वो भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन मैं गिरूंगा हार में उसकी गोद। देखिए, हमारे इरादे स्पष्ट हैं, है ना? और इसके बावजूद जब कली बढ़ रही होती है तो बुजुर्ग उसे काटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसे चुनौती देंगे, जैसा कि योग्यतम के अस्तित्व की दुनिया में होना चाहिए। मो मिंगजी की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। वो कई बिंदुओं पर हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण बात पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। आपने अपने अनुष्ठान में किसे मार डाला? श्लेया की तेज निगाहें फीकी पड़ गईं। उसकी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति दुख, उदासी और अफसोस में बदल गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरी जुड़वां बहन।